नमस्कार स्टूडेंट्स, कैरियर मेकर्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइम टू टाइम बेटा हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं और इन वीडियोस का हमारा जो मकसद है लाने का वो ये है कि आप सभी बच्चे एक अपना जो कोर्स है जो आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से मिल जाए और आप अच्छी तरह उसको प्रिपेयर कर लें और एग्जाम में जो भी दिक्कत परेशानियां आती हैं उसको आप रिजॉल्व कर लें। तो यही हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये हमारी वीडियोस पहुंचे, हमारे द्वारा बनाए गए जो कोर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के वो पहुंचे। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम लोग नई नई बनाए उसका अलर्ट आप तक पहुंच सके। जो हमारे टॉपिक्स हैं, लाइव क्लासेसों की जो रिकॉर्डिंग है वो डाली जा रही है जिसमें अलग अलग टीचरों के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो इंग्लिश वाले सर हों, चाहे वो जीके के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के, कोई भी सर हो या हो मैथ के सर या रीजनिंग के सर, इनके द्वारा ये वीडियोस लाइव क्लास की डाली जा रही हैं। तो बच्चों इन्हीं क्लास का आप आनंद लीजिए और इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लें। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं क्लास के ऊपर। सभी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइप 2 का कौन सा क्वेश्चन चल रहा था बताना एक बार। क्वेश्चन नंबर टाइप 2 के 5 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बातचीत कर लेते हैं। देखो 5 तक अगर हो गए थे तो क्वेश्चन नंबर 6 से चर्चा शुरू करते हैं। आपने होमवर्क में नहीं किया क्वेश्चन ये? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अ स्टूडेंट फेल टू स्कोर 45 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर लिख लो आप, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले के क्वेश्चंस में तो डाउट नहीं है ना किसी को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? अ स्टूडेंट फेल टू स्कोर 45 मार्क्स बाय अचीविंग 30% मार्क। एक बच्चा था जिसे 30% नंबर मिलते हैं पेपर में, 30% मार्क्स लाता है और 45 मार्क्स से फेल हो जाता है। 45 नंबर से क्या हो जाता है भाई? फेल हो जाता है। ठीक। अनदर स्टूडेंट रिसीव 42% मार्क्स। एक दूसरा बच्चा है इसी का दोस्त, वो 42% नंबर लाता है एंड अर्न 10 मोर देन मिनिमम। जहां पे 10 लिखा है ना वहां पे 45 करना है, वहां पे 45 करना है। ठीक है, क्योंकि मिसिंग है भाई, करेक्शन है दोस्त। ठीक है, हिंदी में पढ़ोगे तो आप सही है वहां पे, है ना? हिंदी में सही है तो इंग्लिश में जहां पे 10 मोर देन मिनिमम लिखा है ना वहां पे 45 मोर देन मिनिमम लिखना। एक दूसरा बच्चा इसी का साथी 42% मार्क्स लाता है और जो पासिंग मार्क्स है, जो पासिंग मार्क्स की बाउंड्री है उससे 45 नंबर ज्यादा मिल जाते हैं उसे, मतलब कि परसेंटेज सुधार लेता है, अपनी पास होने की प्रतिशत को सुधार लेता है। यहां तक बात समझ आई? तो एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहते हैं कि हाउ मच परसेंटेज रिक्वायर्ड टू पास, पास होने के लिए कितने प्रतिशत नंबरों की आवश्यकता होगी। देखो क्वेश्चन में दोबारा रिपीट करता हूँ दोस्त। एक क्लास में 2 बच्चे थे, है ना? और एक क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा था जिसे 30% नंबर मिले और वो 45 नंबर से फेल हो गया। बात आ रही है समझ? 30% नंबर लाया और 45 नंबर से फेल हो गया। 30% है और ये 45 मार्क्स है, ध्यान रखना। ठीक है, और एक दूसरा बच्चा था इसी का साथी, वो 42% मार्क्स ला रहे हैं और पासिंग मार्क्स से 45 मार्क्स ज्यादा ला रहे हैं। जो पासिंग परसेंटेज थी ना, पासिंग बाउंड्री, पास होने की बाउंड्री थी, उससे 45 नंबर अतिरिक्त प्राप्त हो जाते हैं। आ रही है बात समझ? तो ये बताना है कि पासिंग परसेंटेज क्या है। तो एक बात ध्यान रखना दोस्त, पासिंग परसेंटेज जो भी रही होगी वो 30 और 42 के बीच में होगी। भाई मानते हो ना इतनी बात? इन दोनों के बीच का रहा होगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्योंकि हम पीछे कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। कितना आएगा? 36। बाकी लोग बताएं। देखो ध्यान से समझो, एक बात बताना, ये जो ऊपर वाला बच्चा है ये एक तरह से फेल हुआ, है ना? और परसेंटेज की व्याप पे देखें तो कितने परसेंट नंबर कम मिले इसे, या फिर इसे कितने परसेंट नंबर ज्यादा मिल गए? तो 12% नंबर ज्यादा मिल गए इसे, इस वाले बच्चे से, है ना? और टोटल नंबर कितने ज्यादा मिल रहे हैं, मार्क्स कितने ज्यादा मिल रहे हैं? तो आप कहोगे सर टोटल 90 मार्क्स ज्यादा लेके आ रहे हैं। परसेंटेज में वो
12% ज्यादा लेके आ रहे हैं, और नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 90 नंबर ज्यादा मिल रहे हैं। भाई एग्री करते हो इतनी बात से? कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है? तो दोस्त यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल का 12% बराबर है 90 मार्क्स के। या तो मैं ये कह दूं कि दूसरे वाले को ना, कि पड़ोसी जो अंकल जी हैं, कई बार पापा ऐसे कहते हैं कि उनका लड़का 12% नंबर ज्यादा लेके आया तेरे से, पता है तुझे, है ना? या फिर उनके लड़के के 90 नंबर ज्यादा आए हैं तेरे से, पता है तुझे? एक ही बात है, बात आ रही है ना? हाँ, शर्मा जी फेमस होते हैं, बिल्कुल सही बात। तो 12% और 90 की अगर हम बात करें तो दोनों को इक्वेट करा सकते हैं। तो टोटल का 12% यानी 12/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। सही है। अब यहाँ से आपको सिंप्लीफिकेशन करनी आती है, 3 से काट दो, 3 चौके 12, और यहाँ से काट दो 3 तिया 9, मतलब 0 हो जाएगा, और फिर ये कटेगा 25 बार, और 25 का 3 गुना, 25 तिया 75, तो टोटल हो जाएगा 25 तिया 75, 750। ठीक है, तो टोटल 750 नंबर का क्वेश्चन पेपर था उसका। भाई मानते हो ना इतनी बात? 750 नंबर का क्वेश्चन पेपर था। अब पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर की जरूरत है, ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। तो आप एक काम कर सकते हो, चाहो तो इस 45 को देखो, ये 45 750 का कितने परसेंट है? तो आप देखोगे 45 डिवाइड बाय 750 मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। तो 25 तिया 75, 30 और 25 चौके 100। सही है। 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी कि 6% से फेल हो रहे हैं। या तो 45 नंबर से फेल हो रहे हैं, या फिर 6% से फेल हो रहे हैं। तो 30% तो इसके पास थे ही, 6% और आ जाते हैं, ये वाले 6% और आ जाते हैं। तो पासिंग परसेंटेज हो जाएगा हमारा, पासिंग परसेंटेज या रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू 30 + 6 इक्वल टू 36%। सही है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी मैं बता दूंगा, वो भी, ये भी तरीका भी अपन पढ़ेंगे जब आगे क्वेश्चन आएंगे। एक नया टाइप आएगा, उसमें मैं ये चीज बताऊंगा आपको। आई थिंक ये चीज बता भी रखी है प्रॉफिट एंड लॉस में, आप याद करना। हाँ, 2 सेलिंग प्राइस जब होते थे कि किसी वस्तु को इतने में बेचा जाता है, तो जो हानि होती है उसके कंपैरिजन में जब इतने में बेचा जाता है तो उससे 2 गुना प्रॉफिट होता है, 3 गुना प्रॉफिट होता है। तो मैंने कहा दोनों के डिफरेंस को लेना और उसे उसी रेशियो में डिवाइड कर देना, और सीपी निकल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का याद है ना कॉन्सेप्ट आपको? तो वही चीज है कि यदि आप सही से पढ़ोगे ना तो आपको चीजें अपने आप याद आने लगेंगी, और कई सारे तरीके बन जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सर टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 6 बता दो। तो वही तो बता रहे हैं भाई, टाइप 3 है। ये बोल रहा है भाई, सर टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 6 बता दो। विमल भाई एक बार आप दोबारा लिखो, मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या पूछना चाहते हो। सर टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 6 भाई यही है, टाइप 2 का। बड़े आगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? आवाज आ नहीं, बोलता नहीं है सर, समझदार वाला है सारे। क्लियर है सर, ठीक है भाई, थैंक यू। आगे चलते हैं, चले आगे। देखो इस क्वेश्चन को पता है आप कैसे करते हैं, मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। ये तो एकदम ट्रेडिशनल अप्रोच है, आराम से आप इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम ऐसे कर सकते हैं कि 30% है, वो 42% है, दोनों का अंतर कितना? 12%। ये 45, वो भी 45, मतलब 45 को 45 से अगर मैं ऐसे करके काटने की कोशिश करूं तो ये 45 से कम 45, और ये भी 45 से कम 45। मानते हो इतनी बात? तो ये जो 12 है ना, वो 1:1 के रेशियो में डिवाइड होगा, ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड होगा, यानी कि 6 इधर आ जाएगा, 6 इधर चला जाएगा। 1:1 का मतलब होता है बराबर बराबर, है ना भाई? तो 6 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा। अगर आपको इसकी पासिंग परसेंटेज निकालनी है तो आप इस वाले 6 को, मतलब इधर 6 आ जाएगा, 12 को 2 बराबर भागों में बांटोगे तो 6 में बटेगा। तो आप क्या करोगे, 30 में इधर 6 जोड़ देना तो 36 आ जाएगा, या फिर 42 में से 6 माइनस कर देना तब भी 36 आ जाएगा। आ रही है ना बात समझ? तो दोनों तरीके हैं आपके पास, डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल सवाल है, हो सकता है आसानी से। समझ गए सब लोग बात? आई बात समझ? हाँ, 36 आ गए तो कौन दोनों बराबर हो जाएंगे, तो पासिंग परसेंटेज पता लग जाएगी कितने परसेंट नंबर की जरूरत है पास होने के लिए। हाँ समझ गए बात? हाँ, बढ़े आगे? नहीं बढ़े आगे, फिर ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं।
सेकंड मेथड रिपीट कर दो। देखो सेकंड मेथड रिपीट करता हूँ। हेमंत सिंह, हेमंत भाई, जब हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा था तो प्रॉफिट लॉस में एक टाइप मैंने आपको बताई थी कि किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचा जाता है और फिर उसी वस्तु को 500 रुपए में बेचा जाता है, तो 300 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है उसके कंपेरिजन में 500 रुपए में बेचने पर उसकी तुलना में 2 गुना लाभ होता है, या 3 गुना लाभ होता है, 4 गुना लाभ होता है, या बराबर लाभ बराबर हानि होती है। तो SP1 भी हमें पता हुआ करता था, SP2 भी हमें पता हुआ करता था। तो हम क्या करते थे, CP निकालते थे। और CP कैसे निकालते थे, SP1 SP2 का डिफरेंस डिवाइड बाय प्रॉफिट प्लस लॉस का रेशियो, है ना। और इसी सब से जो नंबर आता था वो एक में जोड़ दिया जाता था, एक में घटा दिया जाता था, आपका सीपी पता लग जाता था। सही है भाई। तो उसी प्रकार आपको यहाँ पे भी काम करना है। जैसे मैंने कहा ये 30% है और ये 42% है, ये बच्चा फेल हो रहा है, ये बच्चा पास हो रहा है। सही। इन दोनों के बीच में कितने परसेंट का गैप है, डिफरेंस है, तो आप कहोगे सर 12% का। अब 12% का जो गैप है ना, उस गैप को मेंटेन कौन कर रहा है, ये 45 नंबर और ये 45 नंबर। ये 45 से फेल हो रहे हैं, ये 45 से पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे 45 एकम 45, 45 एकम 45, 1:1 का रेशियो बन गया। जब ये 1:1 का रेशियो बना तो हमें पता लगा कि 12 को ना 2 बराबर भागों में बांटना है 1:1 में। तो 6 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6, 1:1 बनेगा ना काटने के बाद। तो आप क्या करोगे, 30 में 6 जोड़ देना, क्योंकि इतने नंबर से फेल हुआ ना। फेल की बात करें तो 30 में आपको 6 जोड़ना है कि 6 और मिल जाते इसे, तो ये पास हो जाता। 30 तो है ही इसके पास, 6 और मिल जाए तो 36 में पास हो जाएगा। और ये पासिंग बाउंड्री जो है ना, उससे ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं, तो इसमें आप 6 घटा दोगे, 42 में से 6 घटा देना, तो आपको 36 पता लग जाएगा। और वो 36 नंबर होगा, वही पासिंग परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कई बार पेपर में ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से समझ लो आप एक बार, ऐसा भी हो सकता है कि 45 नंबर से फेल हो रहा है, दूसरा बच्चा 90 नंबर से पास हो रहा है। ये 45 से पास हुआ, फेल हुआ, दूसरा 90 से पास हो गया। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 45 से ये फेल हुआ और दूसरा बच्चा 90 नंबर से पास हो गया। तो आप क्या करोगे, 45 से कम 45, 45 दूनी 90। सही है। तो अब इस 12 को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8। ये रेशियो में बहुत अच्छे से मैंने बात बता रखी है आपको कि कैसे आप चीजों को डिवाइड करोगे। तो 4:8। अब आप क्या करते हैं, 12 में से 4 घटा देते हो तो यहाँ पहुंच, 12 में 4 जोड़ देते हो तो यहाँ पहुंच जाते हैं, है ना। और 12 में से 8, 42 में से 8 घटा देते हैं तो आप वहां पहुंच जाते हैं। पासिंग परसेंटेज दोनों जगह से आपको पता लगता। आगे बात समझ। तो अब आगे चलते हैं भाई, 7 का गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला सवाल एक बार देखना सभी लोग, कौन सा नहीं हुआ, 8वां नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 7वां छुड़वा दें पक्का। चलिए फिर 8वां क्वेश्चन देखो एक बार। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। सबने पढ़ लिया भाई क्वेश्चन नंबर 8? एक बार पढ़ लो। किसी एग्जाम में 60% बच्चे इंग्लिश में 60% बच्चे, सही है, और मैथ्स में कितने परसेंट, 70% क्या हो रहे हैं, पास हो जाते हैं। ठीक है, 20% दोनों में फेल हो रहे हैं। इंग्लिश प्लस मैथ्स में 20% फेल हो जाते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हो गए, और इंग्लिश प्लस मैथ में एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है जो पास हो रहे हैं बच्चे, 2500। सही है भाई। अब इस क्वेश्चन में देखो, मैंने कुछ नहीं किया, जैसा लिखा था वैसे यहाँ पे लिख दिया। आपको लिखने की जरूरत तो होगी नहीं, सारी वैल्यू आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखी होगी सामने और आपको सॉल्व करना होगा। सही है। तो इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चे 60% है, मैथ्स में फेल होने वाले 70% है। अच्छा, ये दोनों पास वाले हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, विद्रोह मत करो, एक लोग बता दिया करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो ऊपर दोनों पास हो रहे हैं, इंग्लिश में 60% पास हो रहे हैं और मैथ्स में 70% पास हो रहे हैं, और दोनों में मिला के 20% फेल हो जाते हैं, और ये मैथ और इंग्लिश के 2500 बच्चे टोटल पास हो जाते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज समझने की कोशिश करना, ये दोनों पास होने वाले बालक हैं और ये फेल होने वाले बालक हैं, और ये पास होने का नंबर गिवन है कि दोनों में मिला के इतने बच्चे पास हो जाते हैं। सही। अब आप एक बात बताओ,
यहाँ पास यहाँ फेल। अगर मैं चाहूं तो एक काम कर सकता हूँ, 60% बच्चे अगर इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, 60% बच्चे अगर इंग्लिश में पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे होंगे, कह सकता हूँ ना ये वाली बात। तो 40% इंग्लिश में फेल हो रहे होंगे और 70% यहाँ पे पास हो रहे हैं, इसका मतलब 30% यहाँ पे फेल हो रहे होंगे। और मैथ और इंग्लिश का फेल का परसेंटेज 20% हमें पहले से पता है ना? सही है ना? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? अब आप एक काम करोगे, वेन डायग्राम मेथड कहते हैं वैसे इसे। वेन डायग्राम मेथड क्या कहता है देखते हैं। इस तरह से आप एक वेन डायग्राम बनाओगे, एक रेक्टेंगल बनाओगे और यहाँ पे 2 सर्कल इस तरह से बना देना। एक सर्कल आपके मैथ्स को रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल आपकी इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? और ये जो रेक्टेंगल है ना, ये टोटल 100% को रिप्रेजेंट करेगा, 100% को। ये 100% को दिखाएगा, जिसमें बच्चे पास वाले भी होंगे और प्लस फेल वाले भी होंगे। भाई मानते हो इतनी बात? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी को नहीं है ना? कोई दिक्कत? क्वेश्चन सॉल्व करना आप शुरू कर रहे हैं, पर अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करने की बात नहीं थी। तो यहाँ पे फेल वाले पास वाले दोनों मिला के इस रेक्टेंगल में है, और मैथ और इंग्लिश यानी जो सर्कल अंदर की तरफ है ना, इसे अपन मान लेते हैं फेल वाले बालक हैं सर्कल के अंदर, है ना? सर्कल के अंदर जो बच्चे हैं वो फेल वाले हैं। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कंबाइंड कितने % बच्चे फेल हो रहे हैं, मैथ और इंग्लिश दोनों में मिला के कितने % फेल हो रहे हैं। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है, ये 20% फेल बच्चों को रिप्रेजेंट करवाएगा। आ रही है बात समझ? इसके बाद इंग्लिश में देखना, टोटल 40% बच्चे फेल हो रहे थे, तो इंग्लिश में 40% यानी ये सर्कल पूरा इंग्लिश का है ना? तो 20% जब इधर चले गए तो रिमेनिंग 20% इधर बचे होंगे, सही है? ऐसे ही आप मैथ्स को देखोगे तो मैथ्स में कितना है टोटल, 70%, सॉरी 30%। मैथ्स में 30% फेल हो रहे थे, जिसमें से 20 इधर चले गए, तो इधर कितने बचे? 10%। अब आप ये बताओ कि इस पूरे क्लासरूम में टोटल कितने % बच्चे फेल हो गए? 50%। 20 और 20 40 और 10 50, 50 फेल हो गए। तो दोस्त एक बात बताना, बचे हुए बच्चे पास हुए होंगे 50%, यानी ये 50% पास होने वाले बालक हैं। मानते हो इतनी बात? यहां तक किसी भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत परेशानी बताओ? नहीं है ना भाई? और टोटल मिला के आपको पता है इंग्लिश और मैथ में टोटल बच्चे कितने पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं? 20% फेल हो रहे हैं। एक सेकंड, हाँ सॉरी, मैथ इंग्लिश दोनों में मिला के 2500 बच्चे पास हो रहे थे, और यहाँ पे टोटल 50% पास हो रहे हैं। तो यहाँ से आप रिलेशन ढूंढ पाओगे कहीं ना कहीं कि टोटल चाहे ये कह लो चाहे ये कह लो, फर्क नहीं पड़ता, इक्वेट कराया जा सकता है। तो टोटल का 50% मतलब 1/2 बराबर है 2500 बालकों के। तो टोटल बालक कितने रहे होंगे? तो टोटल बराबर 25 दूनी 50, आंसर इट मस्ट बी 5000। सही है भाई? हो गया सॉल्व? इतना आसान सवाल था, बहुत आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे। बस एक बार समझ लेना, ठीक है? कोई दिक्कत है किसी को? बताओ। कर सकते हैं भाई, इसमें वो इंटरसेक्शन और यूनियन इंटरसेक्शन वाला पार्ट लगेगा, सेट थ्योरी जिसे कहते हैं, याद है आपको? अगर आपने 12th में मैथ्स पढ़ा हो तो यूनियन इंटरसेक्शन वाला पार्ट आता था, सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन उससे आपको बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत दिक्कत होगी, मत करो। और कुछ बच्चों को तो सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा, फिर मुझे वो बताना पड़ेगा। पास वाले रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन फिर आपको पूरा देखो जो भी रखना है ना, जो भी रखना है सेम रखो, या तो सारे पास पास वाले रखो या सारे फेल फेल वाले रखो। हाँ, या फिर आपको फिर पता है क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश मैथ फिर यहाँ 80% करना पड़ेगा, है ना? फिर कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी आंसर आएगा, लेकिन सबका सेम करना पड़ेगा आपको, सही है? आगे के क्वेश्चन आएंगे जब आपको अंदर पास करना पड़ेगा, तो डोंट वरी, आपको खुद पता लग जाएगा कि रास्ता क्या है। बस पहले सवाल को आप ध्यान से समझ के चलो। ऑनलाइन वालों आप लोग बताओ, आपको सब समझ आ रहे हैं? ये क्वेश्चन समझ आ गया? अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो आगे के क्वेश्चन समझने में आपको बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से वो भी समझ आ जाएंगे। गुड, ठीक है ठीक है। पूर्वी, अंकित, निशा क्लियर, सोनाली, बाला कुमारी, आज तो सारे टाइपिंग कर रहे हैं, बढ़िया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, लिख लो आराम से। चाहो तो आप यहाँ ऐसे करके लिख देना, और एक बात ध्यान रखना कि ज्यादा शॉर्ट करने की कोशिश मत किया करो क्लास में। यहाँ पे ना जितना लॉन्ग लिख सकते हो, जितना लिखा जाता है, एक एक नंबर, एक एक चीज लिख के जाया करो, जैसे एरो बनाए हैं वैसे ही बनाया करो, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना? हाँ ऐसा होता है बिल्कुल। कौन सा वाला बॉक्स दोबारा बता तुम्हें?
ऐसे मत करो यार। अगला सवाल आ रहा है, चलो बिल्कुल सेम सेम आ रहा है, और आगे बहुत सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं इसी प्रकार के, तो आप चिंता ना करें। अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ें, मैं दोबारा बताऊंगा वही चीज। रश्मि मैम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग पढ़ेंगे, सॉरी 8 की जगह है 9, 9 8 तो हो गया है। 9 नंबर क्वेश्चन सभी लोग पढ़ें और कोशिश करें कि आपका आंसर आ जाए। कैंडिडेट फेल इन मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स 52%। क्या? अच्छा, कैसा चाहिए आपको? अच्छा थैंक यू भाई। ठीक है भाई, हटाऊं? चलो ठीक है, एक बार आप कोशिश करो इस सवाल को, और ये सवाल तो और आसान है, यहाँ पे पता है चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही आपको, है ना, डायरेक्ट आप की चीजें हो रही हैं। सीधा डायग्राम बनाओ और आंसर बताओ। In any examination 40% candidate fail in mathematics, 40% मैथ्स में and 52% in English, 17% candidate fail in both subjects। देखो यहाँ पे 17% दोनों में फेल हो रहे हैं, दोनों में 17% फेल हो रहे हैं भाई, सही है, दोनों में 17% फेल हो रहे हैं। और खाली मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो भाई मैथ्स में कितने हैं? 42%। तो 17 दूनी 34, 17 और 6 2 8, 17 और 8 कितना होता है? 24, 24%। ठीक है, और उधर इंग्लिश वाले सेक्शन में कितना आना चाहिए? देखो ध्यान से समझना, वहां पे कहते हैं इन एनी एग्जामिनेशन 40% कैंडिडेट फेल इन मैथमेटिक्स, 52% इन इंग्लिश, इफ 17% कैंडिडेट फेल इन बोथ सब्जेक्ट। देखो 17% दोनों सब्जेक्ट में फेल होते हैं, 17% दोनों में फेल होते हैं, तो आपने जो भी इंटरसेक्टिंग पार्ट होगा उसके अंदर दोनों का रीजन आएगा। जो मैथ वाले भी कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, मैथ में भी फेल हो गए और अंग्रेजी में भी फेल हो गए, ठीक है। अब फिर कहता है कि कुछ बालक ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में ही फेल होते हैं, और मैथमेटिक्स में कितने होते हैं? 42%, है ना। तो ये मैथ्स का पूरा सर्कल है जिसमें 42% बालक आने चाहिए, जिसमें से 17 दोस्त निकल गए, तो 42 में से जब 17 को घटा देंगे तो 25 बचेगा इधर, है ना। जो सिर्फ मैथ्स में ही फेल होते हैं, मतलब इंग्लिश में पास हो गए और मैथ में फेल हो गए, कितने परसेंट? 25%। ऐसी अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में 52% है, तो इंग्लिश के सर्कल में पूरा 52% आना चाहिए, जिसमें से 17 इधर निकल गया। तो 52 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35%। ये बालक वो हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल होते हैं, यानी मैथ में पास हो गए होंगे, कितने परसेंट? 35%। अगली बात समझ, तो ये फेल होने वाला परसेंटेज आ गया। अब आप मुझे ये बताओ, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तथा दोनों विषयों में 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए। अब आप ये बताओ कि फेल टोटल वाला कितने हो गए? तो 25 और 35 कितना होते हैं बताओ? 3 और 2 5, यानी 60 हो गया। 60 में 17 जोड़ेगा तो 70 77 77, यानी कि 23% बालक बचे जो बच्चे पास हो गए होंगे। टोटल का इतने परसेंट बालक पास हो गए होंगे, सही है ना। ये जो सर्कल है ना वो फेल को रिप्रेजेंट कराते हैं, ये फेल को दिखाते हैं। तो यहां से लिखेंगे टोटल का 23%, तो 23/100 लिखा जा सकता है, इक्वल है 46 स्टूडेंट्स के। तो 23 दूनी 46 होता है, और 100 का डबल हो जाएगा 200, तो आंसर इट मस्ट बी 200। लिख दो आप इसे, सही है। बताओ बात समझे कि नहीं समझे? हटाऊं पीछे? नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप पढ़ो और आंसर बताने की कोशिश करो। दो हजार, ठीक है भाई। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आया, करो सॉल्व।
आराम से बैठ जाते हो बिल्कुल है। 2000 ठीक है। रोहित 2000 बता रहे हैं, ठीक है रोहित, गुड, नेक्स्ट करो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ रहे हैं 2000, 2000, ठीक है। इसी तरह तो छुड़वा दूं ये वाले सवाल फिर, सभी लोग अगर कहते हैं तो मैं छुड़वा देता हूं। मैम आप बताऊं। हेलो, क्या करें? अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, सेम सेम क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 13 का एक बार आंसर बता दो आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13, बाकी सभी क्वेश्चन छोड़ दो आप, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ डायरेक्ट। गुड। कोई दिक्कत नहीं है फिर भी 13 करो, उसके बाद बताता हूँ मैं तुम्हें। 13 करके आपको समझ आ जाएगा। गुड, ठीक है, बढ़िया, एकदम शानदार जवाब। क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन कहता है इन एनी एग्जामिनेशन 19% स्टूडेंट फेल इन मैथ एंड 10% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश, इफ इन ऑल स्टूडेंट 7% फेल। देखो टोटल में से 7% दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं, दोनों सब्जेक्ट में फेल होते हैं, ठीक है। तो दोनों विषयों का मतलब मैंने बताया था कि इंटरसेक्टिंग पार्ट के अंदर दोनों का मिक्स रेशियो आएगा। इसके बाद 19% मैथमेटिक्स में है, तो 19 माइनस 7 करोगे तो कितना आ जाएगा? 12%, सही है। और इसके बाद इंग्लिश में था 10%, मतलब इधर आ जाएगा 3%। भाई मानते हो इतनी बात? बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है? आपने चीजों को चेंज किया, और आपको एक बात पहले से पता है कि ये जो सर्कल है ना, ये किसे दिखाते हैं? फेल को दिखाते हैं, ये फेल को दिखाते हैं। तो जो रेक्टेंगल के अंदर वैल्यू आएगी वो पास वाली होगी कि नहीं होगी? यहाँ पे पास वाले नंबर आ जाएंगे। तो फेल वाला कितने हो रहे हैं टोटल? देखो ध्यान से, हमें पता लग रहा है 12 प्लस 7 प्लस 3, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 और 3 10, यानी कि 22%, है ना? 22%। और ये पूरा सर्कल रिप्रेजेंट कराता है 100% को, तो 100% माइनस 22% इक्वल टू 78%। तो ये 78% आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आप इसे यहाँ पुट कर सकते हो। 78% बच्चे दोनों विषयों में पास होते हैं, ठीक है। बात आ गई समझ? तो इसी तरह से वो वाला क्वेश्चन हो जाएगा, समझ गए जो आप पूछ रहे थे? हाँ ठीक है भाई। 14 नंबर क्वेश्चन, 240। क्वेश्चन नंबर 15, किसका? 15 का 44। आप भी कर लोगे, चिंता मत करो, धैर्य बनाए रखो, लगातार प्रैक्टिस करते रहो। देखो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 17 है ना, वो मैं अभी एक बार तुम्हें समझाता हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, 16 तो हो जाएगा इनसे, नहीं होगा 16?
40 टोटल 40 है भाई। कहावत सुनी होगी तुमने, यूं ही नहीं जीतता कछुआ खरगोश से, उसकी चाल धीमी थी पर लगातार थी। बात आ रही है समझ? तो धीरे धीरे चलो, लेकिन लगातार अगर आप कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहोगे तो पक्का उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। बैठना नहीं है आपको। भाई साहब आप बताओ। हेलो। हाँ अच्छा, तो एक बार देखो 17 नंबर क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 17 नंबर क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है और बिल्कुल इसी तरह से है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि ये नया सवाल आ गया। कॉफी और चाय वाला सवाल जो है वो बिल्कुल सेम इसी प्रकार का सवाल है। देखते हैं एक बार, वेन डायग्राम की हेल्प से ही कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कहते हैं समझना। एक कार्यालय में 80% कर्मचारी चाय पीते हैं, 40% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तथा 400 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हो, एक बात बताओ, 80% लोग हैं जो क्या पसंद करते हैं? चाय। चाय पसंद करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है ना, टी पसंद करते हैं और कुछ लोग यहाँ पे कॉफी पसंद करते हैं। और कितने परसेंट? 40%। अब आप यहां से एक बात बताना, अगर मैं इस पूरे ऑफिस के लोगों को जोड़ दूं तो टी प्लस कॉफी वाले टोटल लोग कितने आ जाएंगे? 120%। आप ये कहोगे सर ये 120% कैसे आ गया, है ना? आपके मन में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? आ रहा है ना कि ये 120 कैसे, खुद में कोई भी वैल्यू 100% ही होती है तो ये 120 कैसे हो गया? एक बात बताओ, जैसे मैंने कहा आप लोग यहाँ पे क्लास में कुछ बच्चे बैठे थे, मान लो बहुत ज्यादा भीड़ थी, और मैंने कहा कि कितने लोग हैं जो हिंदी मीडियम वाले हैं, तो हाथ उठे कुछ लोगों के, है ना? जैसे मैंने कहा मान लो यहाँ पे टोटल बालक हैं 400, इस क्लास में टोटल बालक हैं 400, और मैंने कहा कि हिंदी मीडियम वाले कितने हैं, तो भाई हाथ उठ गए 320, सही है। ये बालक वो है हिंदी मीडियम वाले हैं, सही है। फिर मैंने दोबारा पूछा कि भाई इंग्लिश मीडियम वाले कितने हैं, तो इंग्लिश मीडियम वालों की अगर बात की गई तो इंग्लिश मीडियम में हाथ उठ गए 100 उठ गए, सही है। इंग्लिश मीडियम के 100 हाथ उठ गए, सही है ना? तो आप यहाँ पे ये देखना दोस्त, हिंदी में 320, इंग्लिश में 100, टोटल लोग 400 थे। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक समझ रहे हो आप कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो हिंदी को भी पसंद करते हैं और इंग्लिश को भी पसंद करते हैं। वो कुछ लोग कितने होंगे तो कैसे पता लगेगा? तो आप इन दोनों को जोड़ दोगे, 0 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, 420, यानी टोटल 400 लोग थे, ये 420 नंबर आया। यानी 20 लोग ऐसे थे जो हिंदी भी पढ़ते हैं और इंग्लिश भी पढ़ते हैं। आगे बात समझ क्लियर है बात यहाँ तक? तो यहाँ से आपको एक बात पता लग रही है कि टी पीने वाले कितने? 80%, कॉफी पीने वाले 40%, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 120% बनता है। इसका मतलब हुआ जो 100% से एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है ना 20%, वो टी प्लस कॉफी दोनों वाले हैं, है ना? तो यहाँ से अगर हम 100 माइनस कर दें तो इक्वल टू आ जाएगा 20%। ये वो लोग हैं जो टी प्लस कॉफी दोनों पसंद करते हैं, सही है। ये टी प्लस कॉफी दोनों पसंद करते हैं। कोई दिक्कत बताओ किसी को? समझ गए सब लोग बात? अब क्वेश्चन आपका ये है, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी जरूर पीता हो। तो यहां से समझना 20% का टोटल का 20% बराबर है 400 के, है ना? तो 20% का मतलब 1/5 होता है। मैं लिख देता हूं फिर भी, टोटल का 20% है बराबर 400 के, टोटल का 20% मतलब 1/5 बराबर है 400 के। तो यहां से टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 5 चौके 20 यानी 2000। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, लिख दो आप इसे। क्वेश्चन नंबर था 17। कहाँ रहते हो आप? तो समझ गए यहाँ तक? ऑनलाइन वालों आप लोग भी बता दो, समझ आ रही है बात आपको? चलिए गुड। हेमंत का आंसर आ गया था। हाँ क्या? जी भाई। 16 का 250, 250 सही है, सही है, गुड। अब वो सर्वसम्मति से टाइप 3 को शुरू कर लेते हैं, ठीक है? टाइप 2 के सिमिलर सवाल है सारे के सारे जो छुड़वा दिए हैं, सेम इसी कॉन्सेप्ट की मदद से आप करोगे घर पे।
क्या? हाँ हाँ हाँ, जिन्हें टाइम लग जाता है मिल जाता है वो कर लिया करो आगे की ट्राई। तो हेडिंग लगा लो भाई टाइप 3। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखना एक बार, क्या कहना चाहता है। देखो ये सवाल सेम तुम शायद कर चुके होगे। एक व्यक्ति की मासिक आय 12,500 रुपए थी। अ पर्सन वॉज मंथली इनकम रुपीज 12,500 एंड मंथली एक्सपेंडिचर रुपीज 10,000. Next month his monthly income increased 10% and expenditure increased 5%. What percentage increase in his saving? एक बात बताना, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका हर महीने का खर्चा है, एक्सपेंडिचर है 6,000 रुपए, आप प्रत्येक माह 6,000 रुपए खर्च करते हो और आपकी सेविंग है 4,000 मान लें, सेविंग ज्यादा मान लेते हैं 9,000 मान लेते हैं, ठीक है, सेविंग आपकी 9,000, ठीक है। आप हर महीने एक्सपेंडिचर है आपका 6,000 रुपए आप हर प्रति माह खर्च करते हो और बचाते हो कितने 9,000 रुपए। तो आप बता सकते हो आपकी इनकम कितनी होगी, इनकम कितनी होगी भाई, गुड 15,000। मतलब कि जो इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग को जुड़ के बनती है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 15,000, यानी 15,000 रुपए आपने कमाए, सही। यहां से एक नया फॉर्मेट जनरेट हो जाता है कि इनकम इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर हुआ करता है ना। इनकम इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ये कोई फार्मूला नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच मैंने बता दी पहले आपको, आप इस तरह से ध्यान रखना। अगली बार हो सकता है एग्जामिनर आपसे इससे रिलेटेड सवाल दे दें, इनकम ना पूछ के सेविंग पूछ ली जाए। भाई सेविंग कितनी होगी, तो सेविंग निकालने के लिए क्या करेंगे, सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सही है भाई। हो सकता है लास्ट बार एक चीज और पूछ ली जाए, एक्सपेंडिचर बता दो, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनकम माइनस सेविंग। ये बात समझ आई। तो बस यही 3 बातें आपको समझनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कोई फार्मूला नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच पर आधारित चीजें हैं। जनरली जब आप जॉब करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे और आप इसी हिसाब से उनके रेशियो को मेंटेन करोगे, कमाओगे, खर्च करोगे टोटल इनकम में से, है ना, ऐसे ही होता है, और बचाओगे। तो लेवल 3 का पहला क्वेश्चन, यहाँ तक बात समझ आई सर आपको, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। लेवल 3 का पहला क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लें। 30%, गुड, एकदम सही जवाब। A person was monthly income rupees 12,500 and monthly expenditure this one. इनकम इतनी है, एक्सपेंडिचर इतना है, तो इसकी हेल्प से अपन इसे कर सकते हैं, सेकंड नंबर की हेल्प से कर सकते हैं। कमाता है इनकम कितनी 12,500, है ना, और खर्च कितना करते हैं 10,000, यानी कि 10,000, सही है भाई। तो आप खुद बताओ उसकी सेविंग कितनी रही होगी, 2,500, मानते हो इतनी बात, कोई दिक्कत परेशानी किसी को। अब आप ये देखो दोस्त, नेक्स्ट मंथ हिज मंथली इनकम इंक्रीज्ड बाय 10%, उसकी जो इनकम है ना, जो मंथली इनकम है वो बढ़ जाती है, मंथली इनकम बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है, तो 10% बढ़ जाती है। तो जब इसका आप 10% निकाल रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 1250, है ना, और 1250 को जब आप इसमें जोड़ोगे तो 13,750 आना चाहिए, 13,750 आ जाना चाहिए। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है किसी को। तो नई इनकम जो अगले महीने की उसकी बनेगी वो 13,750 रुपए बनेगी। पहले महीने सैलरी इतनी थी, काम उसने अच्छा कर दिया, बॉस खुश हो गया, उसकी 10% सैलरी बढ़ा दी, तो इतनी हो गई। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो उसी हिसाब से आपके एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाते हैं। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस व्यक्ति के एक्सपेंडिचर बढ़ गए कितने 5%, यानी 5%। तो 10,000 का 5% निकालना बहुत आसान है, डायरेक्ट आप 500 लिखोगे, परसेंटेज जिसने पढ़ा है ना वो कैलकुलेशन नहीं करेगा, और आप इसकी भी कैलकुलेशन अगर करने लग गए तो समझ लो फिर तो हो गया बेड़ा पार। तो 10,500, अगले महीने वो कितने पैसे कमाएगा 10,500। तो आप खुद बताओ 13,750 कमा रहे हैं और इतने रुपए वो बचा रहे हैं, है ना, एक्सपेंडिचर है, सॉरी ये एक्सपेंडिचर है, इतने खर्च कर रहे हैं तो बचा कितने रहा होगा 3,250 रुपए।
3250 रुपए, मतलब इसमें से इसे घटाया तो ये 3250 आ गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखा जाए तो वो ये पूछ रहे हैं कि उसकी सेविंग में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया। तो दोस्त 2500 रुपए से 3750 बचाने लगा, तो आप खुद बताओ कितने बढ़ गए, 750। 750 किस पे इंक्रीमेंट हो रहा है, 2500 पे। 2500 पे परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, और 25 तिया 75, एक जीरो लगा था तो 30 लिख देना, और ये 30% आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 30%। भाई बात आ गई समझ, ठीक है। परसेंटेज और रेशियो इसीलिए पहले पढ़ाया जाता है कि ऐसे सवालों की परसेंटेज निकालते समय आप पेन पेपर का यूज बिल्कुल ना करें, जितना ज्यादा हो सकता है दिमाग चलाएं, ठीक है। कुछ बच्चे तो यहाँ पे भी कर रहे होंगे 12500 गुणा 10 बटे में 100, जीरो जीरो कटेगा फिर आएगा 1250, सही है। तो ऐसे नहीं करना, सीधा 1250 या 1/10 करोगे, जीरो से जीरो कटेगा। अब आप इसमें जोड़ दो, जोड़ने के लिए भी आपको दिमाग लगाना है कि इसमें 12,500 प्लस 1350 ना करके, 1250 ना करके डायरेक्ट आप जोड़ने की कोशिश करो 1350, ठीक है। नहीं समझे मेरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कुछ बच्चे ऐसे कर रहे होंगे, 12,500 उन्होंने लिखा, प्लस 1250 जोड़ना है, तो वो ऐसे सुंदर सुंदर सा लिखते हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें लिखने के नंबर मिल रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो 0 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 और 2 7 3, हाँ अब बढ़िया है भाई, 1350 आ गया, अब लिख देंगे यहाँ पे, सही है। तो ऐसा नहीं करना आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करते समय आप लगभग 10 सेकंड लगा दोगे यहाँ पे, है ना, प्लस दिमाग खर्च होगा वो अलग से। तो मैं आपको समझाता हूँ जोड़ने का आसान तरीका क्या हो सकता है, कि 12,500 में डायरेक्ट 1250 ना जोड़ के आप 1000 जोड़ो। आ रही ना बात समझ भाई, 12,500 में अगर मैं 1000 को जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, 13,500। अब 250 उधर बचा हुआ था, सही है ना। तो 13,500 में जब मैं 250 को जोड़ूंगा तो 13,750 आ जाएगा। लगाना कम दिमाग, और आसानी से कैलकुलेशन भी हो गई, लिखना भी नहीं पड़ा, इंक भी बच गई, पेपर भी बच गया, दिमाग भी कम खर्च हुआ, एनर्जी बच गई वो ब्याज में, सही है। तो आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर है बातें क्या? आगे बढ़ते हैं भाई, हो गया भाई, गुड। आपने तो पूरा जोड़ा होगा ना सही से, हाँ तो चलो। और प्रैक्टिस होगा ये सब। अच्छा प्रैक्टिस होगा। सही है भाई, तुम सुंदर सुंदर लिखो आराम से, है ना। तुमने भी ऐसे ही लिखा होगा, नहीं अच्छा, तुम तो बड़े समझदार हो फिर, है ना, ऐसे ही किया ना, ठीक है। अरे किसी ना किसी को देखा ही होगा तभी तो। वैसे मैंने आपको सच में नहीं देखा था, मुझे पता है, होता है ऐसा ही होता है भाई, बच्चों के साथ स्टार्टिंग में आप ऐसे ही करते हो, लेकिन जब 1-2 पेपर में कट ऑफ में थोड़े बहुत नंबर कम रह जाएंगे ना, जो 4-5-7 नंबर, तब आपको लगेगा वो कहाँ से कम हो रहे थे, यानी टाइम कहीं ना कहीं हम ज्यादा लगा रहे हैं पेपर में। आ तो हमें सब रहा है, नॉलेज में सारी है, तुम परसेंटेज का सवाल दो, प्रॉफिट लॉस का तो हम सब कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते जल्दी, फिर आपको लगेगा कि अब ये चीज इंप्रूव करनी चाहिए, और वो चीज मैं पहले बता के चलूं ताकि पहले अटेम्प्ट में ही आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखो एक बार क्या कहता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ कैलकुलेशन है, तो आप इसे मुद्दा ना बनाएं और बस कैलकुलेशन करके इसका सही आंसर बता दें। 28% इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। 630 9 7 63। अब देखो 9000 का 6 कितने परसेंट, 7%। अब कैसे निकालोगे, ध्यान से समझो, 9000 गुणा 7 बटे में 100, सीधा दिमाग में सोचो, 9000 गुणा 7 बटे 100, तो नीचे 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो कट गए, अब कितना बचा, 90 और गुणा 7, 9 7 63, 1 जीरो 630। सही है। एक अच्छा खिलाड़ी वो होता है भाई जो बॉल की गति को समझ के बल्ला चलाए, और एक होते हैं धुआंधार बैट चलाते रहते हैं, उन्हें मतलब नहीं है बॉल आ रही किधर, बॉल किधर जा रही है, बैट चलाने में बस। तो पहले समझो कि बॉल की स्पीड क्या है और बॉल किधर जा रही है, फिर आप अपना बैट चलाओ, टाइमिंग सही होनी चाहिए। थर्ड का 20/3, हाँ ठीक है 20/3, गुड, बहुत बढ़िया भाई। ऑनलाइन वालों आपको समझ आ रही है सारी बातें,
20% है उसका 1400 7,000 का 20% 1400 क्या तो छोड़ दो फिर यहाँ तक। कर रहे हैं सर, कर रहे हैं क्वेश्चन भाई। बिल्कुल यार, अपने दिमाग को ना, ये एक ऐसी गाड़ी है ना जिससे आप जैसे चलोगे वैसे चलेगी। आप इसे शांत छोड़ दोगे ना तो ये शांति रहेगा, ये कुछ नहीं करेगा, अपने आप एक्टिविटी करेगा ही नहीं, आपको लगना पड़ेगा इसके पीछे, है ना। आप इसे शांत बैठने मत दो बिल्कुल, जब तक आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच जाते। मंजिल का मतलब आपको आपकी नौकरी नहीं लग जाते। कराते रहो यार मेहनत, क्या फर्क पड़ेगा इसमें। 8,550 अगर इसको 19% तो ये कोई समथिंग पॉइंट में आएगा। 8,550 को अगर एक काम करो, 8,550 जीरो वैल्यू बढ़ा लो, बात तो होगी ना तब। एक काम, 1/10 होता है ना 10% का मतलब, तो ये आ जाएगा 855। 19%, ये 10% निकालना है, कितना परसेंट निकालना? 19% निकालो। अच्छा 19% निकालना तो है। मैं कह रहा हूँ एक जीरो बढ़ा ले ताकि बात तो ये वही आंसर सेम है ना, बस ये परसेंटेज इंक्रीज होगी, बाकी उसमें जीरो तो ऐड ही कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन के साथ कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन के साथ। बड़े भागे, चलो भाई। अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर एक बार लास्ट आप बता दो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना आ रहा है? 35% तो नहीं होना चाहिए यार, 50% दिख रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे आप लोग? क्या हुआ? कर लेना, बाकी है ना, सेम है बस। हाँ छुड़वाया है भाई। नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं यार, फिर तो तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है, देखो एक बार दोस्त। यहाँ पे कहता है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 75% है, अब परसेंट एक्सपेंडिचर 75% एक्सपेंडिचर है। क्या? अब परसेंट एक्सपेंडिचर 75%, ठीक है। किसी व्यक्ति का एक्सपेंडिचर अगर 75% है तो कॉमन सी बात है, इनकम में से ही तो एक्सपेंडिचर हो रहा होगा। इनकम 100 मान लेते हैं, इसका 75% ये मान लेते हैं, तो ये 25% आ जाएगा इधर। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो ये क्या होगी? सेविंग्स होंगी। आ रही है बात समझ? अब आप ये देखो क्वेश्चन में, या फिर एक काम और करो, इसे और छोटा करो, कर सकते हैं छोटा, क्योंकि 25% का मतलब 75% का मतलब होता है 3/4। 75% का मतलब होता है 3/4, यानी कि 4 - 3 बराबर 1। आ गई बात समझ? अब आप यहां से 20% इंक्रीज करोगे तो दोनों साइड जितनी है ना, सब में आप 0 बढ़ा दो, क्योंकि परसेंटेज को आगे बढ़ाने में दिक्कत नहीं आएगी। 2 जीरो नहीं बढ़ाइए तो सब में बढ़ानी पड़ेंगे हमें। अपन ऐसा मान लेते हैं कि 400 रुपए कमाते हैं, 300 खर्च करता है तो 100 बचाता होगा। ऐसा इसलिए किया कि 20% बढ़ाने की बात करें या घटाने की बात करें तो हम आसानी से कर पाएंगे, डेसिमल में के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, है ना। अभी बढ़ाया नहीं, अभी बढ़ाया नहीं है। अभी जो 75% का मतलब 4 और 3 अपन ने लिखा है, ये एक ऐसी एज्यूम की गई वैल्यू है, ये मान ली गई थी कि ऐसा हुआ होगा, एग्जैक्ट नहीं है, सही है ना। तो यहाँ से अपन ने दो जीरो बढ़ा दिया अपनी मर्जी से, 2 इधर कर दिया, 2 इधर बढ़ा दिया, 2 इधर बढ़ा दिया। कितने रुपए कमाता है, जिसमें से इतने खर्च करता है और इतने की बचत करता है। अब होता यह है, उसकी इनकम में 20% का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो 400 का 20% निकालना कितना आसान हो जाएगा, आप खुद बताओ। तो 400 का 20% कितना होता है? 80, है ना। तो यहाँ पे 480 रुपए कमाएगा आप, है ना भाई। इसके बाद एक्सपेंडिचर में 10% का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो एक्सपेंडिचर में जब 10% का इंक्रीमेंट होगा, तो हो गया ना आसान, आप खुद बता रहे हो जल्दी जल्दी, देखो 330 हो गया, सही है। अब आप खुद बताओ दोस्त, 480 रुपए जो व्यक्ति कमाएगा उसमें से 330 खर्च करेगा तो सेविंग कितनी हो जाएंगी उसके? तो 480, या फिर एक काम करो 100 और 50, 80 और 30 में अंतर कितना है? 50 का, तो 150 हो जाना चाहिए, सही है। तो आप बता दो खुद, इंक्रीमेंट कितने परसेंट का हो गया? 50/100 मल्टीप्लाई बाय 100, कट गया, आंसर आ गया 50%। बिल्कुल सर, हो जाऊंगा साइड।
कितने में 75 750 कर दो। 75 का फिर आप अगर निकालोगे ना 75 का, फिर आपको 20% निकालना पड़ेगा, फिर 150 900 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन नंबर बड़े हैं। जब 75 मैं अगर कहने लग जाऊं कि 75 का 20% निकालो, तो फिर आपको निकालना पड़ेगा 75 का 20%, 75 गुणा 20/100 करके, है ना। 10 नहीं होगा, 20 होगा। अच्छा 75 का 20% है। इनकम का 20% है, एक्सपेंडिचर का 10%। कोई दिक्कत नहीं, वैसे किया जा सकता है। 75 से भी किया जा सकता है, 3-4 से भी किया जा सकता है, 750 से भी किया जा सकता है। ऑनलाइन वालों आपको समझ आई बात? बराबर ना। हाँ एक्सपेंडिचर 75% है ना, तो इसका मतलब हुआ, हाँ 3/4 होगा, 3/4। तो ये जो 3/4 जो है वो क्या है, इनकम, और ये क्या है, एक्सपेंडिचर। सही है। तो मैंने देखा कि इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाया तो एक आ गया, मेरी सेविंग आ गई। सही है। अब आप ये देखो 400 मैंने यहाँ कर दिया, 300 यहाँ कर दिया, 100 यहाँ कर दिया, क्योंकि हाँ, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर आप आगे 10% बढ़ाने की बात करेगा, 15% बढ़ाने की बात करेगा, तो मैं आसानी से बढ़ा घटा पाऊंगा, है ना। फिर 400 का 20% बढ़ाने की बात हो रही थी, तो 400 का 20% होता है 80, तो 400 में से 80 बढ़ गया, तो 480 नई इनकम हो गई। और इनकम बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। तो 300 का 10% जब आप निकालोगे तो 30 हो जाएगा, 330। तो 480 रुपए इनकम है उसकी, 330 रुपए खर्च है, 150 रुपए की बचत हो रही है। पहले जहां व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा था, वहां पे 150 रुपए कमा रहा है। बचत में इंक्रीमेंट हो गया कितना, 50%। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल एक बार आप सॉल्व करो, अगला सवाल सॉल्व मत करो, छुड़वा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार आप ट्राई करोगे, 7वां नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 देखो सभी लोग, एक बार मुझे बताओगे इनकम इक्वल टू क्या होता है, और एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, सेविंग इक्वल टू क्या होता है। कुछ भी मतलब है, कुछ भी बोलोगे तुम। ठीक है भाई, ध्यान रखना भाई सभी लोग, ठीक है भाई साहब। एक बार आप भी बता दो इनकम इक्वल टू क्या होता है, और सेविंग इक्वल टू क्या होता है। सेविंग इक्वल टू, एक्सपेंडिचर इक्वल टू, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है। क्या, इधर देखो, इधर तुम दांत क्यों फाड़ रहे हो तुम। पक्का, इनकम प्लस एक्सपेंडिचर इनटू एक्सपेंडिचर, नहीं पढ़ोगे ना तुम। ऑनलाइन वालों आप पढ़ते रहो, और बाकी लोग जिनका हो चुका है ना वो अगला क्वेश्चन ट्राई करें एक बार, ठीक है। मैम आप बताओ, तब तक मैं जिससे पूछ रहा हूँ वो बताएगा, बाकी लोग क्वेश्चन अगला पढ़ो, ट्राई करो। आप बताओ इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर माइनस सेविंग। मतलब कुछ भी भाई, इनकम इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। और ऊपर से होम और कर रहे हो। अरे हाँ 60 का 15 छक्का, दोबारा बताना। 60 का, हाँ 60 का 15%, तो 15 छक्का 90, उधर 60 का कर दो, 20 या 60 और 20 पंजे 100, और उधर 15 था ना, 5 या 15, 6 3 छक्का 18, कितना बता रहे हो तुम। हाँ 60 का 15%, तो इसमें एक काम करेंगे, उधर तो 15 फिक्स रहने दो, और 20 या 60 और 20 पंजे 100, सही है ना। उधर कितना था हमारा 15, तो नीचे कितना आ गया 5, और 5 या 15, और इधर नंबर कितना था 3, तो 3 या 9। हाँ 15 छक्का 90। अरे यार यही तो बताया था। हाँ
चलो बढ़े अब आगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना आ रहा है? 16%। हाँ 16 या 20 होना चाहिए यार इसका। A person was monthly income ₹6,000 and expenditure ₹5,000. Next month his monthly income increased by 20%. Monthly his income increased by 20% and expenditure. ठीक है, इसे करेक्ट करो एक बार, है ना? तो हिंदी में भी आप पढ़ लेना एक बार, नजर हिंदी में भी रखना क्वेश्चन पे, है ना? क्या बता रहा हूँ, देखो मैं इसे करा ही देता हूँ, है ना? करेक्शन दोस्त यहाँ पे है, 6,000 रुपए कमाते हैं और 5,000 खर्च करता है ना? 6,000 माइनस 5,000 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1,000। तो ये सेविंग आ गई और ये इनकम हो गई और ये एक्सपेंडिचर हो गया, सही है? अब क्वेश्चन में बोला है नेक्स्ट मंथ हिज मंथली इनकम इंक्रीज बाय 20% और यहाँ पे उसकी मासिक आय में 20%। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7,200, 12×72, ठीक है। और एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो जाता है? 40%। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7,000, सही है। अब 7200 में से 7,000 घटा देगा तो कितना आ जाएगा? 200, सही है। तो क्वेश्चन व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर, वहां पे जो एक्सपेंडिचर लिखा है ना, वहां पे अपन को लिखना है सेविंग। व्हाट परसेंटेज डिक्रीज इन हिज सेविंग, ये आएगा वहां पे। इंक्रीज की जगह ना डिक्रीज आना चाहिए, क्योंकि सेविंग उसकी डिक्रीज होगी ना भाई। 1,000 रुपए पहले बचत हो रही थी, अब 200 रुपए बचत हो रही है ना? तो वहां पे लिखना पड़ेगा परसेंटेज डिक्रीज इन हिज सेविंग्स, सही है। हिंदी में उसकी खर्च में कितने प्रतिशत? अच्छा सुनो, हाँ रुको एक सेकंड, कहाँ पहुंचा देते हो तुम पीछे। एक मासिक व्यय 60% था, 60% सेविंग इतनी हो गई, ठीक है। अगले वर्ष उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाती है, इनकम में 15%, 115 हो गया, तथा एक्सपेंडिचर में 15%। 15 छक्का 90, 69, 115 माइनस 69, 15 में से 9 गए तो 6 बचे, 15 में से 9 गए तो 6 बचे, 10 में से 6 गए तो 4, 6 तो 6। अबे पागल इंसान, पूरी मेहनत खराब कर देता है। ये जो 6 बढ़ रहा है ना दोस्त, वो किस पे बढ़ रहा है? इस 100 पे थोड़ी ना बढ़ रहा है, ये 40 पे बढ़ रहा है। 6/40 मल्टीप्लाई बाय 100, पूरी मेहनत खराब कर देता हूँ। देखो ध्यान से, अब हम लोग कहाँ इस सवाल पे थे? अब इस सवाल को देखना एक बार, हिंदी में अगर पढ़े उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो खर्च की बात करें तो खर्च देखो 5,000 से कितना हो गया? 7,000, यानी वृद्धि कितनी हो रही है? 2,000 की किस पे? 5,000 पे। मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, 1 2 3 1 2 3 कट जाएगा और ऐसे कितना आ जाएगा? 20 या 60%, सही है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने की बात करें तो आंसर आएगा 60%। कोई बात नहीं, दो करेक्शन है, मैं तभी तो कह रहा हूँ ना बार बार आपसे कि अगर पेपर में करेक्शन आ जाती है तो आप चिंता ना करें। एक्सपेंडिचर अगर बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो 5,000 से एक्सपेंडिचर 7,000 हुआ, कितना इंक्रीमेंट हुआ? 2,000 का, किस पे? 5,000 पे, गुणा में 100, परसेंटेज निकल दी, 60% का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। हाँ तो फिर हम इस हिसाब से करेंगे। कहाँ पे? अच्छा 20 दूनी 40 होता है, हाँ 40%, ठीक है, 40%। तो इसमें अगर सेविंग की बात करें, है ना, तो यहाँ पे 800 बटे 1,000 गुणा में 100, 80%। तो यहाँ पे 80% डिक्रीज हो रही है ना भाई सेविंग, तो सेविंग डिक्रीज हुई है ना। 1,000 बचा रहा था, आप 200 ही बचा रहे हैं, तो 800 की कमी आ गई, 1,000 पे कमी आई गुणा में 100। हाँ तो कुछ भी पूछे, हाँ क्या? हाँ हाँ क्वेश्चन कहाँ हो रही है? नहीं वहां लिखा है ना, इनकम बढ़ रही है भाई और एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। कोई बात नहीं, इनकम 20% बढ़ रही है, हाँ हाँ इनकम। अरे मैंने हिंदी में करा है, हिंदी को पढ़ लिया। 6,000, उसकी मासिक व्यय 5,000 है, उसकी मासिक आय में 75 है।
अब देखो यहाँ पे यार वही गड़बड़ हो गई यार। सेविंग में 40% 7 नंबर क्वेश्चन को अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ऐसे करेंगे, ठीक है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग। हाँ ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इसे इंग्लिश के अकॉर्डिंग इंग्लिश वाले पढ़ेंगे तो ऐसे करेंगे। हिंदी में मैं दोबारा कर रहा हूँ इस सवाल को, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो एक बात बताऊं, आप बिल्कुल चिंता मत करो, ऐसा मत सोचो कि कई बार सवाल करेक्शन आ जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है। मेरे भाई ऐसा कोई पेपर नहीं है भारत सरकार का जिसमें करेक्शन ना आती हो, है ना। 100 क्वेश्चन का पेपर, जब आप पेपर एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आपको पूरे 100 क्वेश्चन के सेट में कम से कम 5 से 7 सवालों में एरर मिलने ही मिलने हैं, निश्चित है ये, है ना। चाहे आप यूपीएससी में सीसेट का पेपर दे देना, चाहे एमटीएस का पेपर दे देना, एक चपरासी लेवल का, ये मैंडेटरी है, शुरुआत से होता आ रहा है और आगे भी होगा। गलत को अटेम्प्ट करोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, गलत को अटेम्प्ट करने पे आपको नंबर जरूर मिलेंगे, सही है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो, नंबर बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, है ना। आपके अंदर सही नॉलेज सही समझ है तभी तो आप बता पाओगे कि सवाल गलत है या सही है। तो आप एक बार कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो अपना पूरा, ठीक है। अब मैं इसे करवा देता हूँ एक बार हिंदी में, है ना, इसी क्वेश्चन को हिंदी में मैं करवा देता हूँ। हिंदी वालों एक बार समझना, देखो दोस्त, क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति की मासिक आय 6,000 रुपए थी और उसका एक्सपेंडिचर कितना था 5,000, ये उसकी इनकम, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 1,000। अब कहता है अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो इनकम कितनी हो जाएगी 7,200 माइनस मासिक आय में इतने परसेंट की वृद्धि तथा बचत में इस बार देखना सेविंग में क्या हो रहे हैं 40% की वृद्धि हो रही है, सेविंग उसकी कितनी होगी 1,400। ध्यान रखना भाई, चलो ध्यान देना भाई सभी लोग, यहाँ पे हिंदी के अकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं अभी इस सवाल को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिंदी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो 6,000 रुपए कमाता था जिसमें से 5,000 रुपए खर्च करता था, तो 1,000 रुपए की उसकी बचत हो गई। अब होता यह है कि इनकम में 20% का इंक्रीमेंट हो जाता है तो उसकी सेविंग्स भी 40% बढ़ जाती हैं, तो 40% बढ़ाने का मतलब सेविंग 1,400 हो गई, तो इनकम 7,200 हो गई, है ना। अब 7,200 रुपए जो व्यक्ति कमाता है उसमें से 1,400 रुपए खर्च करता है, सॉरी बचत करता है, 7,200 इनकम है और 1,400 रुपए आपकी बचत है, तो एक्सपेंडिचर क्या रहा होगा 7,200 माइनस 1,400 कितना आ जाएगा बता दो 5,800 5800। आ गई बात समझ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें बोला है उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, एक्सपेंडिचर कितने परसेंट बढ़ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5,000 से 5,800 यानी 800 बढ़ गया, और किस पे बढ़ रहे हैं 5,000 पे, गुणा में 100 करेंगे 800 कर लो, कोई बात नहीं, ये तो यार वो वही वाली बात है, भावनाओं को समझो, है ना। अरे फिर यार ज्यादा ही तेज हो जाता है हिसाब किताब। फिर यहाँ पे 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 8 दूनी 16, तो आंसर इट मस्ट बी 16%। सही है, 16% आपके सवाल का सही जवाब होगा, आप इसे लिख सकते हो। या फिर आप एक काम करो, यहाँ पे अगर इंग्लिश में चेंज करना चाहते हो तो आप एक काम करो, एक्सपेंडिचर जहाँ पे लिखा है ना 20% लिखा है, उसके बाद लिखा है एंड, उसके बाद लिखा है एक्सपेंडिचर, उसकी जगह बस आपको सेविंग करना है, सही है ना। एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड 40% लिखा है, वहां पे लिखेंगे सेविंग इंक्रीज्ड बाय 40%, सेविंग कर देना बस, इंग्लिश में पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ बाकी कोई दिक्कत नहीं है आप आंसर के चक्कर में, लेकिन एक बात होती है कि ऑप्शन दिख जाए ना एक बार मन पे प्रसन्नता हो जाती है तुम्हारे फेस पे, एकदम क्या बात है आंसर आ गया भाई, यही तो आंसर था 16%, उसके पहले सवाल में नहीं हुआ, चाहे भले ही कितनी अच्छी समझ आ गया हो, दूसरा जब देखा ना 16, हाँ अब सही, आत्मा को शांति मिल गई भाई 16% आ गया कि ये ऑप्शन एक मैच कर गया। क्वेश्चन 6 बता दो सर, ठीक है बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, छठा बता दूं, 6 तो सिंपल है यार, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 15%। चलो हेमंत भाई बता देता हूं, आप कहते हो तो क्वेश्चन नंबर 6 हटा दो इसे। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देखो, उसके बाद जो अगला सवाल है ना क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग पढ़ें, जिनसे हो सकता है वो ट्राई करें। हाँ हाँ इनकम टैक्स से रिलेटेड सवाल है। देखो एक व्यक्ति का मासिक व्यय 60% है, इनकम उसकी अगर 100 है तो 60 वो खर्च कर देता है, तो सेव कितना करता है 40%, सही है।
ये इनकम और ये उसका एक्सपेंडिचर। भाई बात समझ आ रही है हेमंत आपको? उसके बाद इनकम में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो इनकम कितनी हो जाती है? 115। तथा एक्सपेंडिचर भी 15% बढ़ जाते हैं। तो 60 का जब आप 15% निकालोगे तो 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 5 तिया 15, 3 तिया 9, यानी 69। सही है। तो 9 बढ़ेगा तो 69 आ जाएगा। 115 में से 69 को जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए? 15 में से 9 गए तो 6 बचे, और 10 में से 6 गए तो 4 बचे, 46 आ जाएगा। सही है। अब आप ये देखो सेविंग उसकी कितनी बढ़ गई, तो आप कहोगे सर ये तो 6 बढ़ गई, और किस पे? 40 पे। परसेंटेज निकालेंगे तो गुणा में 100 करना पड़ेगा। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, और 2 तिया 6, 3 पचे 15। आंसर आएगा 15%। सही है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखेंगे क्या कहना चाहता है। आप बता दो। है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, 7 हो चुका है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो एक बार। इफ इनकम टैक्स रेट इंक्रीज्ड बाय 17%, then net income decreased by 3%, find tax rate। टैक्स का रेट बताना है आपको। पक्का? सही। हाँ करवाता हूँ भाई। अच्छा सबसे पहले तो आप ये बताओ, आपको ये बात पता है कि नेट इनकम और इनकम में डिफरेंस क्या होता है? इनकम जो हमारी अर्न करने के बाद और नेट इनकम टैक्स लगने के बाद जो टैक्स लगने के बाद जो नेट इनकम टैक्स लगने के बाद, कटने के बाद अच्छा डिडक्शन होने के बाद वो क्या होती है? नेट इनकम नेट इनकम होती है। बाकी कितने लोगों को नहीं पता वो हाथ उठाएंगे एक बार, जिसे नेट इनकम इनकम के बारे में नहीं पता। ठीक है, ऑनलाइन वालों तुम लोग भी बता दो, पता है सबको? देखो इनकम भी मंथ की भी हो सकती है। अच्छा नहीं पता, ठीक है कुछ भी बोल दोगे। अगर मान लो टैक्स वैक्स ही हटा दें थोड़ी देर के लिए, प्रैक्टिकली व्यवहारिक जीवन से आधारित चीजें देखें, तो फिर क्या कैसे परिभाषित करेंगे उस डिडक्शन? तो आपने बता दिया इनकम टैक्स से रिलेटेड। अगर हम जनरली चीजों को में देखें, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में टैक्स को थोड़ा हटा दें साइड में, तो क्या आप उसे डेफिनेशन क्या दोगे? मतलब शब्दों में कैसे बताओगे? इनकम और नेट इनकम को डिफाइन करो। नहीं नहीं, वो तो फिर तुम वो इनकम टैक्स का रूटीन बता रहे हो, ऐसे जनरली बताओ। मतलब इनकम टैक्स एक ऐसा व्यक्ति है जिसका इनकम टैक्स से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, वो नहीं जानता आयकर क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं जानता। अब यार ये गलत। अच्छा मतलब घर से सामान लेके आ रहा है वो भी उसका 2000 का उसका कोई पेमेंट किसकी करनी है, ये भी तो डिपेंड करता है ना। हद करो किसी भी चीज की कैसे। जब उसका टैक्स से मतलब नहीं है तो लोन कहां से लेगा? टैक्स को छोड़ो नहीं तो किसी तो पीएफ हाँ चलो पीएफ कट जाए, फिर वही चीज। मतलब पीएफ से रिलेट क्यों कर रहे हो आप यहाँ? प्रैक्टिकली उसका टैक्स वैक्स रहने दो। मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो जैसे एक तो प्रैक्टिकल भाषा में समझना, आप बहुत देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। जैसे मान लो ये कोचिंग रन कर रहे हैं, है ना, और यहाँ पे आपने फीस दी 10,000 रुपए, तो ये 10,000 रुपए क्या सर की नेट इनकम होगी? मतलब जो ऑनर है यहाँ के उनकी नेट इनकम होगी? नहीं हो सकती। वो उनकी इनकम है, उनकी आय है। नेट इनकम इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उस 10,000 रुपए में से उन्हें रेंट भी देना है, उन्हें मैनेजमेंट का भी देखना है, उन्हें टीचर्स की सैलरी भी पे करनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे करना है, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसी पे डिपेंड है। बात आ रही है समझ? तो 10,000 रुपए जो उन्हें मिले उसमें से लगभग 7,000 रुपए उन्होंने खर्च कर दिया, तो जो 2-3 हजार रुपए बचे होंगे वो उनकी नेट इनकम कहलाएगी। बात आ रही है समझ? यानी कि खर्च को काटने के बाद, खर्च कौन से खर्च? वो खर्च नहीं जो पर्सनल हमने खुद करें। अब पता लगा 2,000 का सामान हम अपने घर के लिए ला रहे हैं, वो काट के हम बता रहे हैं कि वो नेट इनकम है हमारी, नहीं। बात आ रही है समझ? वो चीज नहीं हो सकती। तो नेट इनकम को परिभाषित ऐसे किया जा सकता है, सभी लोग समझ पा रहे हो बात? अब हाँ तुम ऐसे समझ लो, जो बचत है ना हमारी, प्योर बचत, शुद्ध बचत है ना, वो नेट इनकम होती है। सही। दूसरी बात, अगर हम इसे इनकम टैक्स के साथ रिलेट करें तो जैसा भाई ने बताया वो बिल्कुल सही था। जैसे अभी स्लॉट चल रहे हैं अपने टैक्स के स्लैब होते हैं 10%, 20%, 30% या 28%, 18% जीएसटी के जो स्लैब है, कि अभी तक भारत सरकार ने 5 लाख से कम की एनुअल इनकम अगर आप किया तो वो टैक्स फ्री के कैटेगरी में आप आते हो, आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर आप साल भर में 5 लाख रुपए तक कमाते हो। लेकिन जैसे ही 5 लाख रुपए से ज्यादा होता है, वो आपका कुछ भी हो, जो आप अर्न कर रहे हो, जो भी आपके अकाउंट में पैसा 5 लाख रुपए तक का आया,
तो भारत सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है, आप आराम से उसे खर्च करो, सही है ना। वो आपकी इनकम भी होगी, वो आपकी नेट इनकम भी होगी। आप इसे ऐसे समझ सकते हो, वही आपकी नेट इनकम है, वही आपकी इनकम है जब टैक्स से कोई मतलब नहीं है। बात समझ आ गई। लेकिन जैसे मान लो एक व्यक्ति की सैलरी 70,000 रुपए है, सही है, मंथली बेसिस पे एक व्यक्ति की सैलरी कितनी है, 70,000 रुपए है, 70 के, तो 12 महीने में कितने पैसे कमा लेगा? तो आप कहोगे 12 सत्ते 84, 8,40,000, 8,40,000। भाई बात समझ आ गई। तो अब ये तो 5 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं साल भर में, है ना, एनुअली 5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, तो ये आएगा 10% के स्लैब में, मतलब 10% के स्लैब में आएगा। 5 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं, 10 से ज्यादा के 7.5 तक है ना सर 10%। टैक्स का मैं देखना पड़ेगा एक बार, आप इसे कितना 10 तक है ना, ये 5 से 10 तक, हाँ चेंज हुआ था ना पीछे की तरफ, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो 8 से 10 तक अगर है तो आपको 10% के स्लैब में आप आओगे, है ना। ये टैक्स रेट 10%, यानी कि 8,40,000 का 10% आपको सरकार को पे करना पड़ेगा। तो 8,40,000 का जब आप 10% निकालोगे तो 84,000 आ जाएगा, सही है, 84,000 रुपए। अब इसमें से आप ये 84,000 रुपए घटा देना, जो पैसा बचेगा, सही है ना, कितना बचेगा एक बार घटा के बताओ, बोलो भाई। सीधा 40,000 उधर हटा दो, 44, 8 लाख में से 44,000 घटा दो तो 7,56,000, सही है, 7,56,000 रुपए। ये आपकी नेट इनकम है, जिससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है, जिसे व्हाइट मनी भी कहा जा सकता है। 7,56,000 रुपए, आगे बात समझ। तो टैक्स को कटने के बाद जो एग्जैक्ट वैल्यू बचती है वो आपकी नेट इनकम कहलाती है। कई बार तुमने देखा होगा रेड बढ़ जाती है कंपनियों में, तो उसका कारण यही होता है कि वो इस पैसे को बचा लेते हैं, 84,000 रुपए को कहीं ना कहीं चोरी करके वो बचाने की कोशिश करते हैं, और फिर वो क्राइम की कैटेगरी में आ जाता है ये सब, सही है। हाँ आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो यहाँ तक तुम लोग समझ गए ना सारी बातें। अब क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस क्वेश्चन नंबर 7 हेडिंग लगा लो, हटाओ इसे। हाँ क्वेश्चन नंबर 8, बार बार मैं 7 बोल देता हूँ। 8 नंबर देखो एक बार क्या कहता है। इफ इनकम टैक्स रेट इंक्रीज्ड बाय 17%, ठीक है, टैक्स की रेट 17% बढ़ जाती है, कोई बात नहीं, टैक्स की रेट 17% बढ़ जाती है। 17% का मतलब होता है 17/100। तब इसका जो इंपैक्ट आता है, तो नेट इनकम डिक्रीज्ड बाय 3%। तो जो नेट इनकम है ना भाई, इसकी वजह से नेट इनकम डिक्रीज हो जाती है, कितनी, 3%। तो 3/100 लिखा जा सकता है, सही है। क्वेश्चन में लिखा है ना। आप ये देखो दोस्त यार, एक बात वही चीज है ना, अगर मान लो कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बहुत तेज से घूसा मारे, ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक्शन हुआ, और उसके मुंह पे स्वेलिंग आ गई, ये क्या है, उसका रिएक्शन है। बात आई समझ। यानी घूसा मारने पर जो उसका इंपैक्ट आया वो क्या था, स्वेलिंग आ गई उसके फेस पे, उसका मुंह खराब कर दिया तुमने। आ रही है बात समझ। तो वही चीज आप यहाँ पे समझो कि अगर टैक्स की रेट 17% बढ़ जाती है तो नेट इनकम उसकी 3% कम हो जाती है। ठीक है, मैंने मान लिया। हाँ लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोलता कि जो नेट इनकम है वो 3% बढ़ रही है, हाँ तो कैसे लिखते हैं? भैया, जब टैक्स बढ़ जाएगा तो नेट इनकम बढ़ कैसे सकती है। चलो मान लिया 17% टैक्स कम हो रहा है, हाँ और इनकम 3% बढ़ रही है, तो सेम ऐसे ही लिखेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही, कोई चेंज नहीं करना। बात आ गई समझ। हाँ तो टैक्स 17/100, तब नेट इनकम पे ये इम्पैक्ट आ जाता है, मतलब ऐसा होता है, उसका इम्पैक्ट ये है ना, उसकी भरपाई यहाँ पे उस व्यक्ति को करनी पड़ती है। तो दोनों जो सिचुएशन है ना वो लगभग इक्वल है, इसकी वजह से ऐसा होता है, सही है। अब आप ये देखो, यहाँ से 100 से 100 कैंसिल आउट हो सकता है आसानी से, सही है। अब यहाँ से आप लिखोगे टैक्स अपॉन नेट इनकम, उसे इधर ले आइए अपन, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/17। इतनी बात मानते हो, यानी टैक्स कितना पे कर रहा है 3, और नेट इनकम कितनी है 17। तो एक बात बताओ, इनकम इक्वल टू नेट इनकम, हाँ, प्लस टैक्स, ठीक है। तो टैक्स नेट इनकम कितनी है 17, और प्लस में 3 बराबर इनकम कितनी हो गई 20। अब आप खुद बताओ। हाँ हाँ, आर मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आर आएगा तो, लेकिन आर से आर फिर कट जाएगा बाद में, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप चाहो तो लिख लो, सही है। अब आप ये देखो कि
टैक्स किस पे लगता है? हमेशा इनकम पे लगता है। जो आपने पैसा अर्न किया उस पे टैक्स लगता है। तो अर्न कितना किया हमने? 20R, और जिस पे टैक्स कितना पे कर दिया? 3R। आ गई बात समझ? तो ये R से R तो कट जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे चूंकि परसेंटेज बतानी है। तो 20 पंजे 100 और 5 दिया 15, तो आंसर इट मस्ट बी 15%। सही है, तो ये आएगा 15% आंसर। सही है, सही सही। लेकिन वो चीज नए बच्चे के लिए ठीक नहीं है, वो समझ ही नहीं पाएगा, दिक्कत हो जाएगी उसके साथ। आपका सही है, हाँ। बाकी लोग ऐसे ही करें, बिल्कुल सेम ऐसे ही, ठीक है, चेंज नहीं करना कुछ भी। 9 का 20% एकदम सही जवाब है, एकदम। अगला क्वेश्चन एक बार ट्राई करें आप सभी लोग, और इसमें अगर आपको कहीं भी कुछ भी पूछने लायक लग रहा है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। भाई जिस दिन आपका पेपर होगा तो आपको इतना तो नहीं लिखना है कम से कम, है ना। ये जोड़ने जाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट हम यहाँ पे इनकम बता सकते हैं, 17 3 20। सही है। और आप थोड़ा और अगर तेजी से स्पीड से करने लग जाओगे ना तो आपको ये भी नहीं लिखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट, आपको पता है टैक्स मल्टीप्लाई बाय 17 तो टैक्स अपॉन नेट इनकम, तो यहाँ से टैक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 और नेट इनकम आ गई हमारे पास 7। सही है। तो टोटल जो इनकम रही होगी वो कितनी होगी? 20। तो 3/20 गुणा 100, 20 या 60, 3 9। थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद। कौन सा बता देता हूँ यार, फिर कंफ्यूजन में डाल देंगे ये लोग। एक काम करो, लास्ट में मैं बता दूँ। एक्चुअली तुम्हें लग रहा है ना, तुम एक बार 2 बार पढ़ रखा है तुम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं नहीं, जिन बच्चों ने पहली बार, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनके साथ दिक्कत आ जाएगी अगर वो ऐसे समझेंगे तो। चले अब आगे बढ़ जाए। आप रिवीजन लगातार करते रहो, आपको नई नई चीजें खुद ब खुद पता लगने लग जाएंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। लेकिन तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितने लोगों का आ गया, एक बार हाथ उठाओगे? बहुत कम लोग हैं जिनका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आया। ऑनलाइन में किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आ पा रहे। 20%, हाँ। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा 20%। ऑनलाइन वालों बता दिया करो आंसर। हम्म, 25, हाँ सही है। हाँ 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 हाँ, 9 हो गया, गुड, ठीक है। हटाओ, 9 नंबर हुआ आपका, ठीक है भाई। 11 नहीं हुआ होगा। 11 ट्राई करो एक बार, लैंग्वेज कम से कम पढ़ लो, समझ जाओ कि क्या कहना चाहते हैं। बाकी मैं आगे देख लेता हूँ क्या है। हाँ 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 हाँ, ठीक है भाई। हेमंत क्या कह रहे हो? 10th का 25%, हाँ। तो छुड़वा दूं आगे के क्वेश्चन, फिर कर लेंगे ना। पीछे वाले भाई साहब तुम बताना, आ रहा है समझ तुम्हें भाई? हो रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11। एक बार ट्राई करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये भी बहुत सुंदर सवाल है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि इफ इनकम ऑफ अ पर्सन इंक्रीज्ड बाय 6000 then tax rate decreased by 18% to 15%, but 25% of income is tax free if he pay equal tax in both cases. Find initial income। यानी उसकी प्रारंभिक आय पूछी जा रही है, इनिशियल इनकम पूछी जा रही है। तो कैसे बताएंगे इनिशियल इनकम, बता दो। अपन एक काम करते हैं, लेट, ऐसा मान लेते हैं, हाँ बिल्कुल सब कुछ समझाऊंगा, चिंता मत करो बिल्कुल। लेट इनिशियल इनकम इक्वल टू एक्स। हमें नहीं पता कितनी है, हम एक्स मान लेते हैं इसे। लेट इनिशियल इनकम इक्वल टू एक्स माना जा सकता है, ठीक।
अब मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। जब एक आदमी की आय 6,000 रुपए बढ़ती है तो टैक्स की दर 18% से 15% हो जाती है। एक व्यक्ति था जिसकी इनकम में 6,000 का इजाफा हो जाता है, इनकम 6,000 रुपए प्रति माह बढ़ जाती है, तो टैक्स की दर उसकी 18% की जगह 15% हो जाती है। बात आ रही है समझ? जबकि दोनों परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है। शुरुआत की आय ज्ञात करो अगर उसने दोनों परिस्थितियों में समान कर दिया हो। एक बात बताओ, जब वो व्यक्ति प्रारंभिक स्टार्टिंग में x रुपए कमाता था तो उसे कितने % टैक्स पे करना पड़ता था? 18%। एग्री करते हो ना इतनी बात से? 18% टैक्स पे करना पड़ रहा था उसे। तो x का 18/100 लिखा जा सकता है, सही है। और अब क्या हो रहा है, जब उसकी इनकम 6,000 बढ़ जाती है, यानी x प्लस 6,000 कमाता है, अब वो इतना कमाता है, इनकम बढ़ जाती है, और जब इनकम 6,000 रुपए बढ़ जाती है तो टैक्स की दर क्या हो जाती है? 15% हो जाती है, यानी 15/100 हो जाती है। भाई इतनी बात मानते हो? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? फिर लिखा है बट 25% ऑफ इनकम टैक्स इज फ्री। 25% टैक्स फ्री है, तो टैक्स कितना देना पड़ता होगा? 3/4। 75% पे करना पड़ता होगा। 25% टैक्स फ्री है ना भाई, तो पे कितना करना पड़ रहा है? 75%। 18 का 25% कम देना पड़ता है। टोटल जो ये वैल्यू बनेगी ना टोटल, इस पे 25% नहीं पे करना पड़ रहा है, नहीं 75% पे करना पड़ रहा है। तो 75/100 यानी 3/4 आ गया। और दोनों केसेस में है ऐसा दोनों सिचुएशन में 3/4। समझ आ गई बात? ये तो क्वेश्चन हो गया खत्म। अब आपका क्वेश्चन से कोई लेना देना कोई बात नहीं भाई साहब, वहीं पहुंच रहा हूँ, बिल्कुल चिंता ना करें, है ना, बस वहीं पहुंच रहा हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से पता लगेगा ये 3/4 और ये 3/4 आसानी से कट जाएगा, सही। और ये वाला 100 इस वाले 100 के साथ कट सकता है, बिल्कुल। तो यहाँ से 3 6 जा 18 होता है और 3 5 जा 15 होता है, 3 5 15, सही है। क्या कह रहे हो? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आंसर बताया, तो धन्य हो गए सुन के। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6x इक्वल टू 5 यानी 5x और प्लस 5 6 जा 30, सही है, यानी कि 30,000, सही है। तो 5x और 1x में से 6x और 5x का डिफरेंस अगर लेंगे तो x आ जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी 30,000। तो आंसर इट मस्ट बी दिस वन। ये लो आपके सवाल का आंसर आ गया, लिख दो आप इसे। 30,000 मतलब पता है तुम्हारे साथ क्या होता होगा? तुमने 3,000 आया, अच्छा 3,000 की तरह कोई ऑप्शन है? अच्छा 30,000 यही सही है फिर। सही है फिर। नहीं नहीं पूरी मत करो तुम, लेकिन ध्यान रखना बस थोड़ा सा। हाँ बताओ, दोबारा बताता हूँ, ठीक है। मैं इस बात को दोबारा बता देता हूँ। ठीक है भाई, देखो एक बार सब लोग लिख लो, पहले सबने लिख लिया ना इसे, फिर मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है, मैंने ये बोला कि स्टार्टिंग में उसने टोटल आपसे पूछा था इनिशियल इनकम उस व्यक्ति की कितनी है, प्रारंभिक आय कितनी है, हमें नहीं पता कितनी है, तो अपन ऐसा मान लेते हैं लेट इनिशियल इनकम इक्वल टू एक्स। इनिशियल इनकम उसकी कितनी रही होगी? एक्स रही होगी। तो जब वो x रुपए कमाता था तो टैक्स कितना देना पड़ रहा था? 18%, है ना। और टोटल उसकी जो इनकम है उस पर 25% टैक्स फ्री है, यानी उस पर टोटल इनकम जो आ रही है टैक्स कटने के बाद उस पे उससे 75% टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो उसका 75/100 हो जाएगा, सही है ना। और जब उस व्यक्ति की इनकम 6,000 रुपए बढ़ जाती है तो टैक्स की रेट 18% से कितनी हो जाती है? 15%। तो x प्लस 6,000, है ना, स्टार्टिंग में x तो मिल ही रहा था, प्लस 6,000 रुपए बढ़ के मिल गए, है ना। तो उसकी टैक्स की रेट हो गई 15/100, और दोनों परिस्थितियों में क्या है? टैक्स की रेट 25% फ्री है, तो 75% का मतलब 3/4 यहाँ भी कर देंगे। अब आप सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, और x ही हमारी इनिशियल इनकम थी, प्रारंभिक आय थी। आंसर 30,000। इससे बेहतर और नहीं हो सकता, इससे ज्यादा शॉर्ट आप भी नहीं निकाल पाओगे, कोशिश कर लो। नहीं इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता भाई, एक लाइन में आते हो आंसर, और क्या चाहिए, है ना। हाँ वो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहां तक हो गया सभी का? 12 क्वेश्चन नंबर करने के लिए तैयार हो सब लोग? तो 12 नंबर में मैं आपको बताता हूं, जहां पे मिसप्रिंट है ना
वहां पे लिखना है आपको 33 कंप्लीट 1/3। अच्छा जो भी आएगा वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा, गुड गुड, बहुत बहुत बढ़िया, एकदम सही, बिल्कुल सही बात पकड़ी भाई। कुछ भी हो वहां पे तो मतलब ही नहीं है जब उसका, भाई वो टैक्स फ्री है जब, तो 10% हो 5% हो 50% हो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कुछ लोग तो बहुत पीछे पड़ जाते हैं कि भाई ये तो मिसिंग है, अब क्या करें हम। 33 कंप्लीट 1/3%, ये है भाई मिसिंग में, लिख लो तुम, तसल्ली कर लो अपने मन की, ठीक है। हाँ आंसर भाई तुम सही बता रहे होगे शायद, मुझे लगता है आंसर 30, गुड 30,000 सही है। अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें मिसिंग प्लेस पे लिखना 33 कंप्लीट 1/3%। क्वेश्चन सॉल्व करो अगला। कौन सा एग्जाम है आपका? दिल्ली पुलिस का है। प्रैक्टिस करते हो घर पे जाके? या तो सॉल्व नहीं करते आप क्वेश्चन, क्या करो, थोड़ी मेहनत करो। हाँ जब भी होगा मतलब, हाँ। क्या करो यार, कोशिश लगातार करोगे ना भाई, पक्का आपको आ जाएंगी चीजें। आप छोड़ते जाओगे तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा और फिर वो कभी नहीं आ सकता। हाँ 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा बता रहे हो? 13 का हाँ सर हो सकता है भाई, ऑप्शन में तो है, वैसे तो पता नहीं इसमें है नहीं, पता नहीं। 49 हो सकता है, 99% है चांस, हो सकता है। छुड़वा दूं भाई? हाँ क्वेश्चन नंबर 12 का 30,000 है आंसर, 13 का 49,000 है, ठीक है। ये स्टेप्स रिपीट तो नहीं हो रही ना? नहीं स्टेप्स रिपीट नहीं हो रहा। दिखाओ ये जैसे 4% इंक्रीज हो रहा है। दिखाओ, हाँ, कहाँ लिखा नहीं है तुमने कहीं? लिखा नहीं है, लिख के बताओ। हाँ 8,000 4 डिक्रीज हो, 100 ऐसे मिले। इसको काट दो, इसको 15 से कर दो, 4 2,000, अभी 2 डिक्रीज हो तो 30,000 आ गया आंसर। कैसे आ गया मतलब डायरेक्ट, तो बता दो। ऐसे ये ऐसे नहीं होता भाई, ये तो यार देखो पता है आंसर, ऐसे मत करो कि हमें उस नंबर तक पहुंचना है किसी तरह, हम घुमा फिरा के 3-5 जोड़ गांठ करके नंबर तक पहुंच जाए, तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना यार, कि मतलब आपको तो पेपर में पता ही नहीं होगा आंसर क्या है। ये ना हमारा टैक्स डिडक्ट हो रहा है, 4% का बेनिफिट मिल रहा है। हाँ 4% का 8,000 का मिल रहा है। हाँ और पहले हमारा टैक्स इतना है, इस इनिशियल मतलब अब टैक्स हमारा इतना हो गया 18%। इसी क्वेश्चन पे ट्राई करना एक बार, इस पे बताओ 11वें नंबर सवाल पे। यही सोच 30,000 में 3 को इससे डिवाइड कर दो, 2,000 2,000 को 3 से क्यों करा डिवाइड? क्योंकि हमारा 3% का बेनिफिट मिल रहा है ना 6,000 की इनकम पे, और हमारे टैक्स परसेंट कितना हो गया 15%, तो 2,000 इंटू 15 30,000 आ गया। 30,000 को किससे डिवाइड किया? 6,000 को मैंने 3% से कर दिया, 3% का वो मिल रहा है ना बेनिफिट इस परसेंटेज पे। अच्छा 3,000 को हमने 6,000 से डिवाइड कर दिया, और हमारी इनकम टैक्स कितना है 15%, 2,000 को 15 से कर दिया 30,000 आ गया। अरे यार ये तो इंक्रीज हो ये तो नई परसेंटेज बनेगी 15%, 15% से आप कैसे कर सकते हो चाहे डिक्रीज हुआ है सर 18 हाँ तो नई परसेंटेज बनेगी ना, पहले 18% पे कर रहा था, अब 15% पे कर रहे हैं। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, हाँ, तो हमें टैक्स का रेट। इस 6,000 पे हमें 3% का वो तो है बेनिफिट तो है। हाँ ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ गया 2,000, अब हमारा टैक्स रेट क्या है 15, तो हमारी इनकम कितनी होती है? आप उस सवाल पे चलना एक बार। 13 पे तो एक सेकंड, कंफ्यूज करेंगे सर। नहीं 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 उससे तुम एक्चुअली एक सेकंड, 7,000 इस 7,000 2% का फायदा होगा, 2% 3500 इंटू 14 3500 मल्टीप्लाई 14 करो। 3500, ये हमारा कितना हो गया 35 होगा, और इसको 4 बार करोगे तो हमारा 14,000 आ गया, मतलब ये 3500 को 4 बार करोगे तो 14,000 आ गया, और ये 35 होगा 49,000।
ठीक है यार, ये तुम कर लो, लेकिन फिर ना इन लोग को दिक्कत आएगी पक्का इस चीज को समझने में, है ना? नहीं तुम कर सकते हो, ठीक है। हाँ, उसका कोई यूज ही नहीं है, तो इसीलिए 35, 60, 70। ठीक है, किसी पे applicable होगा होगा पक्का होगा। हाँ चलो देखना एक बार अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। 14वां सवाल, 14 का आंसर नहीं आ रहा। कितना? किसका? 144,000। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नहीं आ रहा, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? 1,40,000 चलो देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार हेडिंग लगाओ सभी लोग, है ना? देखते हैं 14 नंबर क्या कहता है। देखो 28,800 मतलब स्टार्टिंग में x रुपए कमाता है और उसकी तो टैक्स की दर 12% है ना? 12 बटे में 100 हो जाएगा और गुणा में 33 से 2/3 मतलब, है ना? बराबर x प्लस 28800। तो टैक्स की रेट कितनी हो जाती है? 18%। ऐसा ही है? 2/3 ये 10 है। 10/100 गुणा में 2/3। इससे आप इसे काट दो, ठीक है? अब यहां से पता लगेगा 100 से 100 कटेगा और 2 छिंग 12 और 2 पंजे 10, ठीक है? अब यहां से 6x आ गया इक्वल टू 5x प्लस कितना आ रहा है मल्टीप्लाई कर? हाँ सही है, ये आ रहा है ना? तो x की वैल्यू इतनी आ जाएगी। सर ये ओरिजिनल इनकम है इसकी। हाँ फिर वही चीज है ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो सब लोग। इफ इनकम ऑफ अ पर्सन इज 288, तुम पता है क्या करते हो? मतलब ऐसे मत करो भाई, घोड़े की तरह चलते रहते हो लगातार। एक बात बता दी बस, वही उस पे टिप 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 चलते रहना है तुम्हें। एक्स की जरूरत ही नहीं यहाँ पे। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है पता है? हाँ, यदि उसकी आय बढ़ती है तो टैक्स, अब यहाँ पे आय बढ़ेगी तो एक्स आय बढ़ रही है, मान लो ये मान लेते हैं। स्टार्टिंग में 28,800 कर देना। स्टार्टिंग में उसकी इनकम इतनी थी, इस पे उतना टैक्स दिया, उसके बाद उसकी कुछ आय बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? तो मान लेते हैं एक्स बढ़ गई उसकी आय, है ना? तो ये एक्स आय बढ़ गई, तो इस केस में फिर आप कैलकुलेट करोगे तो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। अब आगे ना बात समझ, क्लियर है? तो बस इसी हिसाब से अब कर लेना। अब एक्स की वैल्यू आएगी जो निकल के, वो आपका आंसर होगा। कर लोगे ना अब? क्या 33 कंप्लीट 1/3 का मतलब 1/3 होता है, जिसमें से 1 तो टैक्स फ्री है, टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है 1 पे। तो नहीं, तो वो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, है 33 कंप्लीट 1/3% है, जहाँ पे मिसिंग प्लेस है वहां पे होगा। हो गया सॉल्व? तो हो गया आंसर 5760, ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, 5760 ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। चलो, राधा एक्सपेंड 40% ऑन फूड। सर इनकम गिवन है? हाँ इनकम हेमंत भाई गिवन है इस सवाल में, है ना? 28,800 इनकम दे रखी है, उसके बाद कुछ इनकम बढ़ती है तो टैक्स का रेट 12% से 10% हो जाता है। हाँ क्वेश्चन नंबर है 15, 15वां सवाल देखो एक बार। राधा एक्सपेंड 40% ऑन फूड, 20% ऑन रेंट, 10% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हर इनकम। इन द end of month her saving is 1500, so what will her monthly income? हो जाएगा ना? पता है कैसे करोगे? देखो हाँ
राधा एक्सपेंड करती है 40% फूड पे, प्रत्येक माह जो भी कमाती है उसका 40% तो फूड पे खर्च कर देती है और 20% रेंट दे देती है, तो 40 + 20 60 खर्च हो गया उसका, है ना भाई। और 10% एंटरटेनमेंट पे खर्च करती है तो 70% खर्च हो गया। फिर 10% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करती है, 80% खर्च हो गया। अब आप बताओ सेविंग कितनी बची है? 20%। और रुपए में सेविंग कितनी है? 1500। तो वहां पे 20% इंटू टोटल इक्वल टू 1500 रुपए क्या है ना। टोटल का 15वां नंबर क्वेश्चन है, टोटल का 20% इक्वल टू 1500 रुपए के हैं, सही है। तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, 15 पंजे 75, टोटल बराबर हो जाएगा 7500, सही है। उसकी इनकम इतनी है 7500 रुपए। 16वां नंबर क्वेश्चन आप खुद करो और आंसर बताओ। हेमंत गुड, ठीक है भाई, बता रहा हूँ। देखो दोस्त, यहाँ पे ना 15 में एक व्यक्ति था जो अपनी इनकम से खर्च कर रहा था। तो राधा अपने इनकम का 40% फूड पे खर्च करती है, तो 40 खर्च हो गया उसका, 20 मकान के किराए दे देती है, तो 40 20 कितना हो गया? 60। उसके बाद 10% मनोरंजन पे खर्च कर देती है, 70, और 10% परिवहन पे खर्च कर देती है, ट्रांसपोर्टेशन आने जाने पे, तो 80% खर्चा हो गया। तो बचा कितना? 20%। तो 20%, टोटल का 20% बराबर है 1500 रुपए का। उधर बचत भी 1500 रुपए है उसकी, सही है, ठीक है भाई। 16वां क्वेश्चन भी आप कर लोगे, आंसर 7000 आएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे भाई सभी लोग? 7 के हेमंत गुड। बाकी लोग भी ट्राई किया करें प्लीज, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। कमेंट कर दिया करो भाई। बाकी सभी लोग, अनीश यादव, अंकित, बाला कुमारी। ठीक है भाई रोहित। देखो क्वेश्चन नंबर 17 समझना। श्री X spend 35% on food and 5% on children's education of his income. January 2011 he spent rupees 16,600 on both expenditure. What is his monthly income in that month? पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे उस व्यक्ति ने टोटल इनकम का 40% खर्च कर दिया, 35% कहाँ खर्च कर रहा है? फूड पे, और 5% एजुकेशन पे, तो टोटल 40% खर्च कर दिया। न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से देखें तो 17,600 रुपए खर्च किया। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, 17 नंबर क्वेश्चन भाई। टोटल एक्सपेंडिचर 35 और 5 40%। न्यूमेरिकल वैल्यू के बेस पे देखें तो एक्सपेंडिचर 17,600 रुपए, तो टोटल का 40% बराबर है 17,600 रुपए का, है ना, क्योंकि ये भी एक्सपेंडिचर है वो भी एक्सपेंडिचर है, इक्वेट कराया जा सकता है। नहीं भाई सब 17 है, सही है। तो कर लोगे इस हिसाब से 7,000 आंसर, इसका आंसर आएगा 44,000, 44,000। क्वेश्चन नंबर 17 और 16 भी बताऊं क्या? किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करते हैं और 3% धर्मार्थ ट्रस्ट में दान कर देता है, तो 33 कौन सा 16 समझाता हूँ। देखो किशन ने अपनी सैलरी का 30% तो फूड पे खर्च कर दिया और 3% डोनेट कर दिया, दान दे दिया, तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 33%, सही है। अब आप ये देखो क्वेश्चन कहता है वह दोनों मदों पर टोटल 23,010 रुपए खर्च कर देता है ना। तो टोटल एक्सपेंडिचर परसेंटेज में कितना है? 33%, और न्यूमेरिकल वैल्यू में कितना है? 2310। तो टोटल का 33% बराबर है 2310 रुपए का। 7,000 है। करो एक बार करो, टोटल का टोटल इंटू 33/100 इक्वल टू 2310। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेना, सही है। कोई दिक्कत यहाँ था किसी को? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में थोड़ा सा चेंज है, 70 जो परसेंट है ना वो 80 का 70%। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। वहां पे जहां पे रिमेनिंग वर्ड लिखा है ना, रिमेन, नीलम स्पेंड 20% ऑन रेंट, 70% ऑन होम एक्सपेंडिचर, on her total income
if she saves rupees 3600, so what is her total income? देखो 18 नंबर क्वेश्चन एक बार देखना। देखो यहाँ पे ये कहते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, यहाँ पे टोटल का नहीं है, यहाँ पे जो रिमेनिंग उसके पास पैसा बच रहा है उसका। नीलम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करती है, तो उसकी कुल आय कितनी है? तो टोटल इनकम मैं मान लेता हूँ, उसकी इनकम उसकी कितनी रही होगी हमें नहीं पता, इनकम मान लो आप, यहाँ पे इनकम लिख देता हूँ। अब इसका 20% अगर व्यक्ति खर्च कर देगा तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। तो 5 में से 1 खर्च कर दिया तो कितना बचा? 4/5। तो इनकम का उसके पास इतना शेष बच गया, सही है ना? यानी कि जब उस व्यक्ति ने मकान का किराया दे दिया तो उसके पास ये पैसे बचे। दोबारा बताता हूँ, टोटल इनकम हमें नहीं पता उसकी कितनी है, तो मैं मान लेता हूँ इनकम कोई फिक्स रही होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू। इनकम का 20% वो क्या करती है? रेंट दे देती है, मकान का किराया दे देती है। तो 20% का मतलब क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू के बेस पे? आप कहोगे 1/5 होता है, तो 5 में से 1 तो रेंट दे दिया उसने, तो अब बचा कितना पैसा उसके पास? 4/5 बचा, 5 का सिर्फ 4 ही बचा। तो ये जो पैसा है ना, ये रेंट देने के बाद जो बची हुई उसकी चले अब शुरू करें। देखो राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च करती है, तो उसकी जो नेट इनकम टोटल रही होगी, जो भी सैलरी उसकी रही होगी, उसमें से 5 में से 1 उसने किराया दे दिया, तो कितने बचे? 4/5। तो उसके पास अब ये पैसे बचे किराया देने के बाद। ऐसा ही होता है। कहाँ रहते हो ना? देखो यहां तक सही है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं? तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। जो रिमेनिंग बचता है ना पैसा, उसका 70% घरेलू मदों पर खर्च कर देती है। तो एक बात बताओ, 70% का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे सर 70% का मतलब तो 7/10 होता है, तो 10 में से 7 खर्च हो गए, तो कितने बचे होंगे? 3/10। अब उसके पास ये पैसा बचा, 10 में से 3 बचा पूरा खर्च करने के बाद, किराया भी दे दिया, घर के बाकी खर्चे भी निकल दिए, तो इतना पैसा उसके पास बचा। हाँ, फाइनली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहता है कि 3600 रुपए उसके पास बच जाते हैं, 3600 रुपीज की सेविंग हो जाती है। ये भी उसकी बचत है और वो भी उसकी बचत है ना? तो ऐसे 4 तिया 12 और 12 तिया 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 300 और 10 पंजे 50 और 5 तिया 15, तो आंसर इट मस्ट बी 15,000, यानी कि 15,000। आगे बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। देखो एक बार 19 का, हाँ बिल्कुल सेम इसी प्रकार करने हैं बाकी आगे के सवाल। क्वेश्चन नंबर 20 पे एक बार आप करेक्शन कर लो, वहां पे एक मिसिंग प्लेस है, वहां पे लिखा है 12 कंप्लीट 1/2। क्वेश्चन नंबर 20 20 नंबर सवाल में जहां पर मिसिंग प्लेस है वहां पे आपको लिखना है 12.5%, यानी 12 कंप्लीट 1/2%। सही है? तो भाई आज की बातचीत यहीं तक रखेंगे और टाइप ये खत्म हो जाएगा, है ना? ये टाइप खत्म हो गया है। अगली क्लास से टाइप 4 का डिस्कशन अपन शुरू करेंगे और ऐसी उम्मीद के साथ शुरू करेंगे कि अगली क्लास में परसेंटेज खत्म हो जाए। ठीक है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। मुलाकात होगी आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।